मुंबई, भारत। मौसम सर्दी का था। आसमान में इत्तेफाक से बादल छाए हुए थे। आंधी और तूफान की संभावना पूरी तरह से बनी हुई थी। सभी लोग ऐसे मौसम में घर में बैठे हुए थे। चारों तरफ घनघोर अंधेरा था, लेकिन इसी आंधी तूफान के बीच कोई ऐसा आदमी भी था जिसे इन सब की तनिक भर भी चिंता नहीं थी। उस अंधेरी रात में वो इस तरह जा रहा था जैसे उसे क्या करना है वो पहले से ही सब जानता हो। उसने खुद को ऊपर से नीचे तक काले लंबे रेनकोट में ढक रखा था और चेहरे पर एक बड़ा सा कपड़ा बांध रखा था जिससे कोई उसे पहचान ना पाए। इसी तरह बढ़ते हुए वो एक घर के बाहर जाकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से घर की बेल बजाई तो एक 14-15 साल के लड़के ने आकर दरवाज़ा खोला तो उस आदमी ने उसके माथे पर अपने हाथों में मौजूद पिस्तौल तान दी। डर की वजह से लड़के के मुंह से आवाज़ निकलनी बंद हो गई। माथे और कान के नीचे पसीने की बूंदें आ चुकी थी। तभी अंदर से आवाज़ आई, कौन है सचिन? डर की वजह से लड़के के मुंह से आवाज़ आनी बंद हो चुकी थी और वो आदमी उसे धकेलते धकेलते घर के अंदर उनके बैठक तक आ चुका था। जब लड़के की आवाज़ नहीं आई तो उसकी माँ बाहर आ गई और बाहर का नज़ारा देखकर हैरान थी। सामने उसकी बेटा डर से कांप रहे थे। बगल में उनका पालतू बिल्ली की लाश खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उस औरत ने अपने कांपते होठों और तेज चल रही सांसों के साथ अपने पति को जोर से आवाज़ लगाई तो ऊपर से उसका पति भागता हुआ नीचे आया। तभी उसे देखते ही नकाबपोश आदमी ने अंतिम सीढ़ी से नीचे उतर रहे उस आदमी के पैरों पर गोली चला दी। गोली चलने की आवाज़ तो बिल्कुल भी किसी को सुनाई नहीं दी, पर उस आदमी की चीखें तेज़ी से उसके मुंह से बाहर आई और वो नीचे ज़मीन पर गिर गया। साथ ही उसके बीवी बच्चे उसकी तरफ आए, लेकिन उस नकाबपोश आदमी ने बंदूक दिखाते हुए उन्हें वहीं बैठ जाने का इशारा किया। आदमी वहीं फर्श पर पड़ा हुआ चीखता रहा, लेकिन उसके घर वालों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लोग आगे बढ़कर उसे उठाएं। नकाबपोश आदमी आगे बढ़कर ज़मीन पर गिरे हुए आदमी के पास गया और अपने चेहरे का नकाब उतारा। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखें एकदम लाल थी। उसे देखकर फर्श पर पड़ा हुआ आदमी हैरान हो गया। उसके मुंह से दर्द और डर के साथ एक आवाज़ आई, कपिल, तुम जिंदा हो? नकाबपोश आदमी ने गुस्से से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुमने क्या सोचा मैं मर जाऊंगा? मुझे मारना इतना आसान नहीं है। तुम सब के लिए मैं वो हूँ जिसका नाम सुन के मौत भी कांप जाए। मैं यहाँ बदला लेने आया हूँ, वो भी तुम सबसे। किसी को भी नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को भी नहीं। इतना कहते हुए उसने उस आदमी के मुंह के अंदर एक गोली चलाई। गोली सिर के पीछे से निकलते हुए सामने दीवार में घुस गई और वो आदमी किसी बेजान पुतले की तरह फर्श पर पड़ा रहा। उसके बाद वो आदमी खड़ा हुआ और पीछे मुड़कर उसने अपनी कमर के पीछे से एक धारदार चाकू निकाला। 10 मिनट तक घर के अंदर चीखने की आवाज़ बाहर आई, फिर सब एकदम शांत हो गया। वो आदमी घर से बाहर आया और अंधेरे को चीरता हुआ गायब हो गया। उसके जाते ही जोरदार बारिश शुरू हो चुकी थी, जो कि पूरी रात होती रही। अगली सुबह पुलिस उस घर की तलाशी ले रही थी जहां पर बीती रात उस अनजान नकाबपोश ने हत्याएं की थी। चारों तरफ फर्श पर खून फैला हुआ था और खून की छींटें दीवारों पर भी पड़ी हुई थी। पुलिस और फॉरेंसिक की टीम भी वहां पर मौजूद थी। साथ ही साथ वारदात पर मौजूद इंस्पेक्टर सबूत ढूंढ रहा था कातिल तक पहुंचने के लिए, लेकिन अब तक उसे कुछ खास नज़र नहीं आया था। तभी उसका कांस्टेबल उसके पास आया। कांस्टेबल, सर, आपसे मिलने कोई आया है बाहर। इंस्पेक्टर, भेजो अंदर। एक 23-24 साल का लड़का उससे मिलने अंदर आया। इंस्पेक्टर, तुम्हारे यहाँ पर आने का कारण पूछ सकता हूँ मिस्टर? लड़का, मेरा नाम रौनक है, इंस्पेक्टर रौनक त्रिपाठी, CID से। इंस्पेक्टर, तो कहिए मिस्टर रौनक, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ? लड़का, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मरने वाला शख्स आखिर करता क्या था? इंस्पेक्टर, अभी तक तो इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है। पड़ोसी बता रहे हैं कि ये लोग 2-3 महीने पहले ही यहाँ पर रहने के लिए आए थे, लेकिन जो शख्स मरा है उसके घर की कंडीशन को देखकर लगता है कोई बड़े पोस्ट का अधिकारी था या कोई बड़ा बिजनेसमैन। लड़का, मोबाइल फ़ोन चेक किया? इंस्पेक्टर, हाँ सर, इनके वाइफ के रिश्तेदारों को इन्फॉर्म कर दिया है, वो लोग आते ही होंगे। लड़का, इससे पहले कहाँ रहते थे? इंस्पेक्टर, अभी तक कुछ मालूम नहीं चला है इस बारे में। लड़का, परिवार में कितने लोग थे?
इंस्पेक्टर, कुल 4 लोग थे और चारों के चारों को बड़ी ही बेरहमी से मारा है खून करने वाले ने। लड़का, किस हथियार का इस्तेमाल किया है? इंस्पेक्टर, उसने औरत और बच्चों को मारने के लिए किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल किया और जो घर का मालिक था उसे मारने के लिए बंदूक का इस्तेमाल किया उसने। उसके एक गोली उसने पैरों में मारी और दूसरी गोली उसने उसके मुंह के अंदर चलाई। लड़का आंखें बड़ी करते हुए, मुंह में चलाई हुई गोली जरूर आर पार निकल गई होगी। तुम्हें यहाँ पर कोई बुलेट मिला? इंस्पेक्टर, नहीं सर। लड़का, चलो चेक करते हैं। लड़का चलते चलते, ये गोली चलने की आवाज़ क्यों नहीं आई पड़ोसियों को? इंस्पेक्टर, हो सकता है गन में साइलेंसर लगा के गोली चलाया हो उसने, इसलिए किसी को सुनाई नहीं दी। लड़का, हो सकता है। चारों तरफ नज़र दौड़ाने के बाद दोनों उस जगह पर गए जहां पर आदमी गोली लगने के बाद गिरा था और उस नकाबपोश ने उसके मुंह में गोली मारी थी। सामने दीवार पर नीचे की तरफ देखते हुए जहां खून की कई बूंदें जमा थी, उस बीच में एक सुराख की तरफ उसने इशारा किया। लड़का, वो देखो। गोली मुंह से निकलने के बाद सिर के पीछे से इस दीवार में आकर धंस गई। वो आदमी नीचे गिरा हुआ था, इसलिए उस आदमी ने नीचे बैठकर गोली चलाई और गोली सिर के पार होकर दीवार के निचले हिस्से में धंस गई। किसी को ये इसलिए नहीं दिखाई दी क्योंकि खून से पूरा दीवार सना हुआ है। इंस्पेक्टर, हाँ, यही बात रही होगी। लड़के ने बुलेट निकालने के लिए औजार दीवार के अंदर डाला तो बुलेट वहाँ पर नहीं मिली। लड़का, दीवार में तो बुलेट है ही नहीं। फॉरेंसिक की टीम वाले या फिर आपके डिपार्टमेंट में से किसी ने निकाल तो नहीं लिया? इंस्पेक्टर, नहीं सर, अभी तक तो हमें किसी भी तरह का सबूत नहीं मिला है। अगर मिला होता तो मुझे इन्फॉर्म ज़रूर होती। लड़का, इसका मतलब खूनी ज़रूरत से ज़्यादा होशियार है। मर्डर करने के बाद अपने साथ हथियार भी ले गया। चलिए, कोई बात नहीं, अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर देना। इंस्पेक्टर, ओके सर। लड़का फ़ोन पर बात करते हुए, हेलो सर, मैंने इन्वेस्टिगेशन की है वारदात पर आकर, लेकिन कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन हाथ नहीं आई। हो सकता है कि पुरानी दुश्मनी हो या कोई अपना बदला ले रहा है। जी सर जी। लड़का अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया और इंस्पेक्टर उसे देखता रहा। पुलिस हेडक्वार्टर, लखनऊ। सामने एक खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र यही कोई 26-27 साल की रही होगी, फ़ोन पर बात कर रही थी। उसके आगे नेम प्लेट पर DIG शिखा शर्मा लिखा हुआ था। वो किसी से बात कर रही थी, शायद उसकी कोई करीबी रिश्तेदार थी। उससे थोड़ी दूर उसके साथ एक लड़की बैठी हुई थी। वो भी अपने मोबाइल के स्क्रीन पर गौर से देखते हुए कुछ टाइप कर रही थी। उसकी वर्दी पर वंदना जोशी लिखा हुआ था। शिखा फ़ोन पर बात करते हुए, कब है तेरी गोद भराई की रस्म? दूसरी तरफ से उसकी बुआ की लड़की रश्मि बोल रही थी। रश्मि, आज शाम को है और तू अभी तक अपने ऑफिस में बैठी हुई है। तुझे तो अभी तक आ जाना चाहिए था। निम्मी, मामा जी और मामी जी तीनों आ गए हैं, बस इंतज़ार है तो सिर्फ तेरा, लेकिन तू ही नहीं आ रही है। शिखा, शाम के फंक्शन में मैं टाइम से आ जाऊंगी, तू ज़्यादा ड्रामे मत कर अब। रश्मि, और सुन, अकेले मत आना, साथ में अपने उन्हें भी लेकर आना है तुझे। शिखा, ठीक है, आ जाऊंगी। रश्मि, फिर ठीक है। शिखा, चल अच्छा रख, मुझे बहुत काम है अभी। रश्मि, ओके। फ़ोन रखने के बाद शिखा वंदना की तरफ मुड़ी जो काफ़ी देर से फ़ोन में व्यस्त थी। शिखा, वंदना। लेकिन वंदना ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। इस बार शिखा ने थोड़ी तेज़ आवाज़ में कहा। शिखा, वंदना। वंदना, जी मैम, बोलिए। शिखा, अतुल अरोड़ा के मर्डर केस का क्या हुआ? वंदना, अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। शिखा, किसके अंडर में? वंदना, वीर के। शिखा, क्या? वंदना, SP वीर के अंडर में। शिखा, फिलहाल तो कोई केस नहीं है ना? वंदना, नो मैम, अगर होगा भी तो हम सब हैंडल कर लेंगे। शिखा, गुड। और सुनो, 3 बजे के बाद मुझे जयपुर जाना है, तो मेरी गैर मौजूदगी में सब काम ठीक से करना और कमिश्नर साहब से बात मैं कर लूँगी। वंदना, जी मैम। शिखा अपने ऑफिस से बाहर चली गई और वंदना दोबारा कुर्सी पर बैठकर अपना फ़ोन चलाने लगी। वहाँ से बाहर आने के बाद कमिश्नर ऑफिस गई, फिर वो अपने घर के लिए निकल गई। रास्ते में गाड़ी ड्राइव करते हुए उसने किसी को फ़ोन मिलाया। शिखा, हेलो, कहाँ हो तुम? 1 घंटे के अंदर मुझे लखनऊ एयरपोर्ट पर मिलो। शिखा फ़ोन साइड में रखकर गाड़ी ड्राइव करने लगी और थोड़ी देर में वो अपने घर पहुंच गई। घर पहुंचकर उसने अपने कपड़े बदलकर जीन्स कोट पहना और एक जोड़ी कपड़े को अपने बैग में रखकर एयरपोर्ट के लिए निकल गई।
थोड़ी ही देर में वो एयरपोर्ट पर पहुंच गई, पर उसने जिसे कहा था वो एयरपोर्ट पर कहीं भी नहीं था। शिखा, इस आदमी को वक्त की बिल्कुल कदर नहीं है, हमेशा एंड टाइम पर आकर खुद को हीरो साबित करना चाहता है। शिखा जेब से फ़ोन निकालते हुए फिर से फ़ोन करती है, मगर इस बार नंबर आउट ऑफ कवरेज बता रहा था। शिखा सिर पर हाथ रखते हुए, ओ गॉड, इस आदमी का अभी ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा, और जब बच्चे हो जाएंगे तब तो मैं मर ही जाऊंगी। इसी तरह उसे बैठे हुए उसने 2 फ्लाइट को मिस किया। उसके बाद जब कोई नहीं आया तो उदास मन से वह अगली फ्लाइट में बैठ गई। लगभग आधे घंटे में वो जयपुर के एयरपोर्ट पर पहुंच गई थी। फ्लाइट से उतरने के बाद भी उसने फ़ोन मिलाया, पर फिर से नंबर आउट ऑफ कवरेज बता रहा था। शिखा गुस्से में, आओ तुम एक बार फिर मैं बताती हूँ तुम्हें कि क्या मैं चीज़ हूँ। शिखा डायरेक्ट अपनी बुआ के घर पर गई तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिला। उसने फ़ोन किया तो पता चला कि सभी रश्मि की गोद भराई की रस्म के लिए घर से निकल चुके हैं। शिखा अंदर किचन में गई। अपने लिए उसने कॉफ़ी बनाया और फिर बैठक में आकर बैठकर कॉफ़ी पीने लगी। उसका बीपी हाई होता जा रहा था। कॉफ़ी पीते पीते उसने बैग में से कपड़े पहनने के लिए निकाले। वो एक सूट सलवार का सेट था जिसे उसने जल्दबाजी में सिर्फ सूट ही डाला। उसकी मैचिंग का सलवार लाना भूल ही गई थी। गुस्से में उसने नीचे फेंक दिया और फिर कॉफ़ी पीने लगी। अब उसके पास पहनने के लिए भी कोई ड्रेस नहीं थी। उसे अब शॉपिंग भी करनी थी। कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद वो घर से बाहर निकली और पास के मॉल की तरफ चल दी। उसने अपने भाई ऋतिक की बाइक को बाहर निकाला और घर से बाहर निकल गई। जयपुर की चौड़ी चौड़ी सड़कों से घूमते हुए वो शहर के सबसे बड़े मॉल में पहुंच गई, जहां पर शाम के समय शॉपिंग करने वालों लोगों की काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। शिखा मॉल में तो पहुंच गई थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने लिए क्या ले। कपड़ों के लाइन में घूमते हुए जिस तरफ लहंगा चोली था उस तरफ गई। जैसे ही उसने एक हरे रंग के लहंगे की तरफ हाथ बढ़ाया, नीचे से उसे कुछ शोर सुनाई दिया। उसने नीचे देखा तो कुछ नकाबपोश लोग एक औरत के साथ हाथापाई कर रहे थे। उसने गौर से देखा तो औरत के हाथ में एक 3 से 4 साल की बच्ची थी, जिसे वो लोग उसके हाथों से छीन रहे थे। उनमें से एक ने औरत के सिर पर बंदूक से मारा और उसके हाथ से बच्ची को छीन लिया। औरत के सिर से खून निकलने लगा और वो चक्कर खाकर नीचे गिर गई। सभी नकाबपोश बच्ची को लेकर दरवाजे की तरफ फायरिंग करते हुए बाहर भागे। ये देखकर शिखा के पूरे बदन में आग लग गई और उसने आओ देखा ना ताओ, दूसरे मंजिल से ही उसने डायरेक्ट छलांग लगा दिया। वो मॉल के बीचों बीच मौजूद हॉल में सीधे कलाबाजी खाते हुए नीचे गिरी और फौरन मेन गेट की तरफ भागी। बाहर निकलकर उसने देखा तो वो लोग गाड़ी में बैठकर जा चुके थे। शिखा सीधे भागते हुए पार्किंग में गई और वहां से अपनी बाइक निकालकर उनका पीछा करने लगी। उसने बाइक की स्पीड की 100 के पार पहुंचा दिया और उस गाड़ी के बिल्कुल पास पहुंच गई जिससे वो लोग बच्ची का अपहरण करके भाग रहे थे। गाड़ी हाईवे पर पहुंच चुकी थी। शिखा ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर बाहर निकाली और जैसे ही गाड़ी के टायर पर उसने निशाना लगाया, पीछे से तेज़ रफ्तार में आती हुई कार ने उसकी बाइक को टक्कर मार दिया। टक्कर लगते ही उसकी बाइक हाईवे के डिवाइडर से टकराई और वो दूसरी तरफ जाकर गिरी। उसके पूरे बदन में कई जगह चोट लग चुका था, पर उसने अपनी चोट की परवाह न करते हुए खड़ी हुई। लेकिन नकाबपोश बदमाशों की गाड़ी काफ़ी आगे निकल चुकी थी। शिखा ने गुस्से में बाइक के टायर पर लात मारा और पीछे कोई गाड़ी आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही मिनट के अंतराल में एक काले रंग की फरारी पूरी रफ्तार से उसके पास आकर रुकी। कार में बैठे शख्स ने शिखा के लिए दरवाज़ा खोला तो शिखा गुस्से से उसे घूरने लगी। कार में एक 25-26 साल का लड़का चश्मा लगाए हुए हीरो लुक में बैठा हुआ था। शिखा गुस्से से, आ गए तुम, खुद को बहुत बड़ा तीसमार कहाँ समझते हो? लड़का, अभी गुस्सा करने का समय नहीं है, जल्दी बैठो नहीं तो वो लोग हाथ से निकल जाएंगे हमारे। शिखा कार में बैठ गई और उस लड़के ने कार को गोली की रफ्तार की तरह हाईवे पर दौड़ाना शुरू कर दिया। लड़का, अभी तक तुमने मुझे कार चलाकर दिखाया है ना, अब यश राज ठाकुर कैसे कार चलाता है ये देखो। शिखा, ज़्यादा टीटी बनने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर ठाकुर, एक बार वो बदमाश हाथ लग जाए उसके बाद तुम्हें भी देखती हूँ मैं, जो यहाँ पर लंबी लंबी फेंक रहे हो। यस, अब अपनी रिवॉल्वर निकालो, वो रही उन लोगों की गाड़ी, उसके लेफ्ट टायर पर निशाना लगाओ। शिखा ने खिड़की खोली और गाड़ी के राइट टायर पर निशाना लगाया और गोली चला दी। गोली लगते ही गाड़ी के बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी साइड में पेड़ से टकरा गई। यस, मैंने लेफ्ट साइड के टायर पर गोली चलाने को कहा था, तुमने राइट पर क्यों चलाया? शिखा कार का दरवाज़ा खोलते हुए, मुझे किसी का ऑर्डर सुनने की आदत नहीं है और ख़ास तौर पर झूठे लोगों की।
शिखा जैसे ही बाहर निकली उन लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। शिखा वापस कार में घुसकर सिर झुकाकर बैठ गई। यस, ये कार बुलेट प्रूफ है, उठ के देख सकती हो सामने क्या हो रहा है। शिखा एक बार फिर गुस्से से यस को देखते हुए, अपने आप को ज़्यादा होशियार मत समझो और कार को उस गाड़ी के पास ले चलो। यस ने कार को उस गाड़ी के आगे पीछे घूमना शुरू कर दिया तो उन्होंने लगातार फायरिंग जारी रखी। कुछ ही मिनट में गोलियां चलनी बंद हो गई। यस, अब उनकी गोलियां ख़त्म हो चुकी हैं, हमें अब बाहर चलना चाहिए। शिखा, हाँ। दोनों जैसे ही कार से बाहर निकले वो लोग भी गाड़ी से बाहर निकले और बच्ची को लेकर नीचे तराई में जंगल की तरफ भागने लगे। शिखा और यस दोनों ने उनका पीछा किया। जिसके हाथ में बच्ची थी, शिखा ने उसके पैरों में गोली चलाई, लेकिन गोली उसके पैरों को छूकर निकल गई। वो आदमी बच्ची को लेकर नीचे गिर गया और उसके बाकी साथी आगे भाग गए। वो दोबारा उठा, पर इस बार उसने बच्ची को उठाने की कोशिश नहीं की और वो भी भाग गया। शिखा ने जाकर बच्ची को उठाया जो बेहोश थी, शायद उसे क्लोरोफार्म सुंघाया गया था। यस उन लोगों के पीछे जाने को हुआ तो शिखा ने उसे रोक दिया। शिखा, ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम अकेले हो और उनके साथ कितने आदमी होंगे ये अभी मालूम नहीं है। यह शिखा के पास आकर, लगता है तुम मुझे सही से जानती नहीं हो डीआईजी साहिबा। शिखा, जानने की भी ज़रूरत नहीं है, एक नंबर के झूठे हो तुम। और कुछ बताऊं या इतना ही काफ़ी है? यस, देखो बाबू, काम में फंस गया था मैं, वो भी इम्पोर्टेंट। शिखा, हाँ, जैसे हमारे पास तो कुछ काम ही नहीं है, हम तो निठल्ले हैं एकदम। शिखा यस को छोड़कर आगे बढ़ गई और यस उसके पीछे पीछे चलता रहा, उसे मनाते हुए। चलते चलते दोनों गाड़ी के पास आ गए। यस ने कार में से पानी की बोतल निकालकर बच्ची के मुंह पर छिड़का तो वो उठ गई। यस बच्ची की पीठ थपथपाते हुए, रोना नहीं बेटा, वो सब बुरे अंकल चले गए, हमने उन्हें भगा दिया है, अब हम तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास लेकर चलते हैं। बच्ची ने रोते हुए 2-3 बार मम्मा कहा, फिर शिखा का खूबसूरत चेहरा देखकर चुप हो गई। शिखा, वो बुरे अंकल चले गए और अभी कार्टून अंकल आ गए हैं, तुम्हें कार्टून पसंद है ना? यस शिखा को मुंह बनाकर देखने लगा और शिखा हंसते हुए बच्ची को लेकर कार में बैठ गई। यस भी अंदर बैठ गया और गाड़ी को वापस यू टर्न ले लिया। शिखा, अच्छा बेटा, तुम्हें आइसक्रीम पसंद है? बच्ची, हाँ बहुत ज़्यादा। शिखा, कौन सी आइसक्रीम पसंद है तुम्हें? बच्ची, पिंक वाली सॉफ्टी। यस, अरे वाह बेटा, मेरी वाली को भी यही पसंद है। शिखा, तुम गाड़ी चलाने पर ध्यान दो। यस, वो तो मैं दे ही रहा हूँ। थोड़ी देर में दोनों बच्ची को लेकर मॉल पहुँच चुके थे, जहाँ पर अब पुलिस आ चुकी थी और बच्ची की माँ से पूछताछ कर रही थी। साथ ही साथ मॉल की सिक्योरिटी के लिए भी मैनेजर को आड़े हाथ ले रही थी। बच्ची को देखते ही उसकी माँ दौड़ती हुई शिखा के पास आई और बच्ची को अपने गोद में लेकर उसे गले लगाकर रोने लगी। बच्ची, आप रोइए मत मम्मा, उन बुरे अंकल को अच्छी आंटी और कार्टून अंकल ने दोनों ने मिलकर भगा दिया। इंस्पेक्टर शिखा के पास आते हुए, हेलो मैम। शिखा, जी बोलिए। इंस्पेक्टर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि बच्ची आप लोगों के पास कैसे आई और जिन लोगों ने इसका अपहरण किया था वो लोग कहाँ हैं अभी? शिखा, मैं डीआईजी शिखा शर्मा हूँ, उत्तर प्रदेश से। शिखा का नाम सुनते ही वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने तालियाँ और सीटी बजानी शुरू कर दी। शिखा, जब वो लोग मॉल में आए तब मैं यहीं पर मौजूद थी और जब वो लोग बच्ची की मां पर हमला करके उसके हाथों से बच्ची को लेकर जा रहे थे तो मैंने उन लोगों का पीछा किया। उन्हें पकड़ने में मेरे मंगेतर यश राज ठाकुर ने मेरी मदद की और हम लोगों ने दिल्ली जयपुर हाईवे पर उन्हें पकड़ लिया। उनके पास गोलियां न होने की वजह से वो लोग बच्ची को छोड़कर भाग गए, बस इतना ही हुआ। इंस्पेक्टर, ओके मैम, आपने आज उस बच्ची को बचाकर पूरे राजस्थान पुलिस की सहायता की है। शिखा, ये मेरी ड्यूटी है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, ठीक है मैम, अब मैं चलता हूँ, जय हिंद। शिखा, जय हिंद। इंस्पेक्टर के जाने के बाद एक बार फिर पूरा मॉल तालियों की गड़गड़ाहट के साथ गूंज उठा। बच्ची की माँ शिखा के पास आई और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। औरत, आज आपने जो मेरे लिए किया है वो मैं उम्र भर नहीं भूलूंगी। आज तक सिर्फ आपके बारे में सुना था, आज देख भी लिया है कि एक औरत सिर्फ श्रृंगार ही नहीं करती, अगर उसने हथियार उठा लिया है तो उससे बड़ा कोई इस संसार में योद्धा नहीं है। शिखा, आप तो कुछ ज़्यादा ही मेरी तारीफ़ कर रही हैं, आपको अब घर जाना चाहिए, आपको चोट लगी है। औरत, जी मैम। बच्ची ने जाते समय शिखा के दोनों गाल पर किस किया और फिर अपनी माँ के साथ वो चली गई।
उसके जाने के बाद यश मुंह बना के शिखा को देखने लगा। शिखा, क्या हुआ? बंदर जैसा मुंह क्यों लटका रखा है अब? यस, देख रहा हूँ अभी से या ये हाल है तो शादी की बात क्या करोगी मेरा? शिखा, क्या हुआ? यस, कभी कार्टून कभी बंदर और तो और बता तो ऐसे रही थी मेरे बारे में जैसा मेरा नाम लेकर मुझ पर कितना बड़ा एहसान कर दिया हो तुमने। शिखा, पहले ये बताओ फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? यस, जेब से फ़ोन निकाल कर देखते हुए, ये तो रहा है। शिखा, देखना कितने मिस्ड कॉल है मेरे। यश ने जब देखा तो उसमें शिखा के 22 मिस्ड कॉल और 30-35 मैसेज आए हुए थे। यश कान पकड़ते हुए, सॉरी शिखा, नहीं सुनना मुझे, और जब काम ही बंदर और कार्टून वाले हैं तो कहे ना कोई। शादी की बात कर रहे थे ना तुम, शादी तो अब होने से रही बेटा। उतना कहते ही शिखा वापस अपने लिए कपड़े देखने लगी और यश उसके आगे पीछे घूमने लगा। यश एक पीले रंग का लहंगा लाकर शिखा को देते हुए, यश इसे ट्राई करो, बहुत ही खूबसूरत लगोगी। शिखा, तुम ही पहन लो, तुम भी अच्छी ही लगोगी। यस, अरे मान भी जाओ यार, गलती हो गई, आगे से नहीं होगी कभी, कसम से। शिखा, अच्छा और किसकी कसम? यस, कसम की कसम अब तेरे हैं हम, बात मेरी मान, झूठे नहीं हैं हम। शिखा, झूठा? यस, इस बार सच है बिल्कुल। शिखा, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम सच बोल रहे हो? यस, शिखा के बिल्कुल करीब जाकर उसकी आंखों में देखते हुए, यस, यकीन तो तुम्हें हम पर अपनी जान से ज़्यादा है, नहीं तो तुम यूँ हमसे बहस न करके सीधे गाल पर थप्पड़ मार के चली गई होती। शिखा कुछ नहीं बोली और यश के हाथों से लहंगा लेकर ट्रायल रूम में चली गई। यश वहीं पर खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। जब शिखा निकल कर आई तो एकदम हूर की परी लग रही थी। यश उसे एकटक देखे जा रहा था। शिखा ने शर्म से अपनी पलकी झुका ली, लेकिन यश को इससे कोई फर्क कहाँ पड़ने वाला था। वो तो बस शिखा को देखने में ही व्यस्त था। यश ने उस समय शिखा को घूरना बंद किया जब एक लेडीज़ ने शिखा को हट जाने के लिए कहा, जो अंदर ट्रायल रूम में जाने के लिए कब से खड़ी दोनों को देख रही थी और मन ही मन मुस्कुरा भी रही थी। यश शिखा के पास आया। यश, ये लहंगे के साथ जूते पहन के जाओगी फंक्शन में? शिखा, सैंडल तो मैंने 1-2 बार ही पहना है। यश, चलो एक बार और पहन लो। यश ने शिखा को एक गोल्डन कलर का हाई हील वाला सैंडल पहना दिया। उसके बाद यश ने शिखा के लिए मैचिंग की ज्वेलरी ली, चूड़ियाँ पहनाए और जब शिखा उसे पूरी तरह से फंक्शन में जाने लायक दिखने लगी तो उसे चलने को कहा। उसके बाद यश शिखा को नीचे लाया और ब्यूटी पार्लर में बिठाकर शिखा को रेडी करने को कहकर चला गया। आधे घंटे बाद जब वो आया तो उसने ब्लू कलर का शेरवानी पहना हुआ था और शेरवानी में एकदम हीरो लग रहा था। यश, आप चलें डीआईजी साहिबा? शिखा, हाँ चलो। जब यश शिखा को लेकर बाहर आ रहा था तो मॉल में मौजूद सभी लड़कियां यश को घूर घूर कर देख रही थी। यहाँ तक कि शिखा भी बार बार यश को ही घूरे जा रही थी। यश, ज़्यादा मत देखो, नज़र लग जाएगी। शिखा ने दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया तो यश शिखा का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर चलने लगा। कार के पास पहुंचकर उसने शिखा के साइड का दरवाज़ा खोला, फिर आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। यश कार चलाते हुए, एक बात पूछूं डीआईजी साहिबा? शिखा, हाँ पूछो। यस, हमारे बच्चे हो जाएंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा? शिखा, पहले शादी कर लो, उसके बाद ये सोचेंगे आराम से। यस, ठीक है, आज ही अंकल से तुम्हारा हाथ मांगता हूँ मैं। शिखा, पापा को देख के तो बोलती बंद हो जाती है तुम्हारी। यस, ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। शिखा, समझ रही हूँ मैं। यस, आ गए तुम्हारी बहन के घर, क्या नाम है उनका? शिखा, ठाकुर ओमवीर सिंह। यस, चलो अंदर देखते हैं क्या स्वागत होता है तुम्हारा। यस और शिखा दोनों अंदर जाने लगे। अंदर जाने के बाद उन्होंने देखा वहाँ पर अंधेरा था। यस, यहाँ तो बहुत अंधेरा छाया हुआ है। शिखा, वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है। इतना कहते ही शिखा का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गई। यस, क्या हुआ? शिखा, शायद सैंडल टूट गई। यस शिखा के पास आकर मोबाइल का फ्लैश जलाकर उसके पैरों में बैठकर सैंडल पहनाने लगा। शिखा, मैंने पहले ही कहा था मुझे हील वाली सैंडल पहनने का शौक़ नहीं है, मुझे जूतों में ही कंफर्ट फील होता है। यस, लहंगा पर जूता पहनती तो तुम बेवकूफ़ हो बिल्कुल। ऐसे तुम्हारी बहनें ने तुम्हारा स्वागत अच्छा किया है अंधेरे में। तभी लाइट आ गई और सामने का नज़ारा देखकर शिखा की हालत ख़राब हो गई। सामने आलोक जी अंजना जी के साथ खड़े थे। एक तरफ निम्मी, काजल, ऋतिक खड़े उन्हें देख रहे थे। शिखा के बुआ और फूफा जी उसी बीच में मौजूद थे। दूसरी तरफ ठाकुर ओमवीर सिंह, देवकी जी और फंक्शन में आए सभी औरतें उन्हें घूर घूर कर देख रही थी। राणा महावीर सिंह भी अपनी पत्नी शारदा जी के साथ बैठे उन दोनों को देख रहे थे।
इन सब से बेखबर यश नीचे झुककर शिखा को सैंडल पहनाने की कोशिश कर रहा था और बोले जा रहा था, शिखा हो गया स्वागत बढ़िया से। रश्मि और अभय दोनों शिखा को देखकर मुस्कुराए जा रहे थे और शिखा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी रही थी। काजल आराम से निम्मी के कान में, अपनी दीदी और जीजा जी को तो तुमने बहुत ही अच्छा सरप्राइज दिया है। बेचारी शिखा वो तो खुशी के मारे बोल ही नहीं पा रही। इतना कहकर वो भी हंसने लगी और निम्मी ने अपना सिर पकड़ लिया। सामने सबको खड़ा देख शिखा की बोलती बंद हो चुकी थी। वो कभी नीचे यश को देखती तो सामने खड़े सभी रिश्तेदारों को, जो उन दोनों को बिना पलके झुकाए देखे जा रहे थे। यश ने शिखा के पैर की सैंडल को पहनाया और जैसे ही खड़ा हुआ उसके फ़ोन की घंटी बजने लगी। वो बिना पीछे देखे बाहर की तरफ चला गया। यश के जाने के बाद काजल और निम्मी शिखा के पास आई। निम्मी, वाह दीदी, आप तो बहुत ही सुंदर लग रही हैं। अब तक तो बस मैं ही एक यहाँ बेबी डॉल थी, दूसरी आप हो गई। निम्मी ने हंसते हुए शिखा के गालों को छुआ और उसके गले लग गई। काजल, कहाँ गए तुम्हारे ऑफिसर साहब, तुम्हें यूँ अकेला छोड़कर। शिखा, कहीं नहीं, वो उनका फ़ोन आ गया था। काजल, कहीं हम सबको देखकर भाग तो नहीं गए। शिखा फिर आलोक जी, अंजना जी के पास गई, उनके पैरों को छुआ और आलोक जी ने उसके सिर को प्यार से छुआ। अंजना जी ने उसे गले लगाया। शिखा ने ठाकुर ओमवीर सिंह और उनकी पत्नी देवकी जी के पैरों को छुए। फिर राणा महावीर सिंह की पत्नी साधा जी के पास गई। शिखा ने पैर छूने के लिए जैसे ही झुकी वो पीछे हट गई और अपने पति राणा महावीर सिंह के और अपने फैमिली के साथ बिना कुछ बोले बाहर की ओर चल दी। साधा जी के बर्ताव से शिखा हैरान हो गई। इससे पहले भी वो उनसे कई बार मिल चुकी थी, लेकिन वो क्यों ऐसा कर रही थी, इस बात पर शिखा हैरान थी। उसके बाद शिखा रश्मि के पास चली गई। रश्मि, कैसी हो डीआईजी साहिबा। शिखा, मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए महारानी जी का क्या हाल चाल है। रश्मि, अभी मैं महारानी नहीं हूँ। शिखा, रश्मि, काजल और निम्मी संगीत में आए सभी औरतों के साथ मिलकर रस्म को करती हैं। इन सब के बीच शारदा जी गुस्से से शिखा को देखती हैं, फिर बिना किसी को बताए उठकर राणा महावीर सिंह के साथ बाहर आ जाती हैं। साथ में उनके परिवार के सभी लोग भी आ जाते हैं। शारदा जी चलते हुए, मैंने इस लड़की को अपने घर की बहू बनाने का सोचा था, लेकिन ये लड़की किसी और से प्यार कर बैठी। उनका बड़ा बेटा शशांक बीच में बोलता हुआ, ये छोटे घर की लड़कियां होती ही ऐसी हैं, आप इसके बारे में सोचना बंद करिए, हमारे अंश के लिए इससे बढ़िया लड़कियां मिलेंगी। शारदा जी, नहीं शशांक, मैंने इस लड़की को अपने घर की बहू के रूप में चुना है, तो ये ही हमारे घर की बहू बनेगी। इसके लिए चाहे मुझे उस लड़के को जान से मरवाना ही क्यों ना पड़े। महावीर सिंह, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो उस लड़के की चिता भी बहुत जल्द जलेगी। सभी गाड़ी में बैठ जाते हैं और ड्राइवर गाड़ी चलाने लगता है। शशांक, लेकिन किसी ने उसका चेहरा कहाँ देखा है। ड्राइवर, मैंने देखा है छोटे मालिक, वो जब फ़ोन पर बात करता हुआ बाहर आ रहा था तब। महावीर सिंह, ठीक है, ऐसे भी हमें किसी ऐसे वैसे लड़के को देखने का शौक़ भी नहीं है। शारदा जी, ये बात अंश को ना मालूम चले कि शिखा किसी और से प्यार करती है। शशांक, ठीक है माँ। ओमवीर सिंह की हवेली में फंक्शन जोरों पर था, सभी लेडीज़ नाच रही थी, घर के सभी आदमी दूसरी तरफ चले गए थे, सभी यश को लेकर शिखा का मजाक बना रहे थे। काजल, शिखा कहाँ है, वो आपके CBI ऑफिसर कब से हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन वो हैं कि पता नहीं कहाँ चले गए हैं। रश्मि, कहीं मामा जी और मामी जी को देखकर भाग तो नहीं गए। रश्मि की बात सुनकर सभी औरतें दांत फाड़ फाड़ कर हंसने लगी और शिखा गुस्से से रश्मि को देखने लगी। निम्मी, दीदी गए कहाँ, वो कहीं फरार तो नहीं हो गए इतनी भीड़ देखकर। शिखा मनी मन, कहीं सच में तो नहीं भाग गए ये। शिखा दरवाजे की तरफ देखने लगी, लेकिन यश का कुछ पता ही नहीं था कि वो कहाँ है। तभी शिखा की बुआ सुषमा जी वहाँ पर आई। सुषमा जी, तुम लोग क्यों परेशान कर रही हो इसे, जिसे आना होगा वो आ ही जाएगा। तभी धम की आवाज़ से दरवाज़ा खुला और सामने यश खड़ा था। उसे सारी औरतें और लड़कियाँ ऐसे देख रही थीं जैसे गोपियों के बीच श्री कृष्ण। अभय की बहन राखी तो यश को बिना पलक झपकाए घूरे जा रही थी। जब अभय की माँ देवकी जी ने उसे कोहनी मारकर हिलाया तो वो नॉर्मल हुई, लेकिन फिर भी वो यश को घूरे ही जा रही थी। अंजना जी यश के पास आई तो यश ने उनके पैरों को छूकर आशीर्वाद लिया। अंजना जी, कैसे हो बेटा तुम। यश, मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं, और यहाँ क्या चल रहा है, इतनी भीड़ क्यों है, कोई फंक्शन हो रहा है क्या यहाँ पर। शिखा यश को घूर के देखते हुए, कितना झूठा है, सब बताया था फिर भी ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कुछ जानता ही ना हो। अंजना जी सुषमा जी की तरफ
इशारा करते हुए। मेरी ननद की बेटी की आज गोद भराई की रस्म है। यश सुषमा जी को हाथ जोड़कर नमस्ते किया। अंजना जी, चलो अब फंक्शन तो ख़त्म हो गया है, बाकी सब रिश्तेदार भी आ ही रहे होंगे। अभय, मामी जी आ नहीं रहे होंगे, आ गए हैं। अभय ने यश से आकर हाथ मिलाया। अभय, मैं अभय ठाकुर, हमारी हवेली में आपका स्वागत है। मिस्टर यश, यश राज ठाकुर। अभय, चलिए आपको बाकी सब लोगों से मिलवाता हूँ। अभय यश को सभी घर वालों और मेहमानों से मिलाता है। आलोक जी, कैसे हो यश? बहुत दिन बाद आए हम लोगों से मिलने। यश, काम ही कुछ ऐसा है। आलोक जी, ओमवीर सिंह जी और विराज जी से। ये है यश राज ठाकुर, CBI ऑफिसर। इनसे ही मैंने हमारी शिखा की शादी तय की है और शिखा के जन्मदिन पर इन दोनों की सगाई। आलोक जी की बात सुनकर शिखा ने सिर नीचे झुका लिया। अंजना जी ने भी प्यार से शिखा के माथे को चूम लिया। निम्मी, मतलब दीदी की सगाई 21 तारीख को है, उनके जन्मदिन पर। क्या बात है दीदी, केक भी कटेगा और अंगूठी भी बदली जाएगी। निम्मी खुशी से उछलने लगी। साथ में खुशी से काजल और रश्मि ने भी शिखा को दोनों ओर से टक्कर मारा। आलोक जी, बेटा यस, तुम भी अपने माता पिता को बुला लो, हम उनसे भी मिल लेंगे। माता पिता के बारे में जब आलोक जी ने कहा तो यश थोड़ा चिंतित हो गया। उसके बाद उसने हाँ में हंसते हुए सिर हिला दिया। सबने मिलकर खाना खाया। काफ़ी देर तक सबने बातचीत की। यश बार बार शिखा को देखता, लेकिन शिखा बार बार मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती। यश मुस्कुरा के रह जाता। उन दोनों की उस हरकत को निम्मी, काजल और रश्मि गौर से देख रही थी और एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा भी रही थी। जब यश की नज़र उस ओर गई तो उसने शिखा की तरफ इशारा किया तो दोनों शांत बैठ गए। देर रात तक बात करने के बाद सभी सोने चले गए। यश को भी गेस्ट रूम में सोने के लिए अभय लेकर अपने साथ चला आया। शिखा भी निम्मी के साथ सोने चली गई। रात के 3 बजे शिखा के फ़ोन पर मैसेज आया, छत पर आ जाओ। शिखा ने मैसेज देखा तो आराम से उठकर बैठ गई और निम्मी को गौर से देखने लगी कि वो सोई है या नहीं। जब उसने कंफर्म कर लिया कि वो सो गई है तो वो उठकर बाहर निकली और छत की ओर चली गई। हवेली की छत पर जाकर उसने देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। वो दीवार के पास गई जहाँ से बगीचा साफ नजर आ रहा था। तभी पीछे से आकर किसी ने उसे पकड़ लिया। शिखा, लुका छिपी खेल रहे थे, वो भी मेरे साथ? यस, नहीं, तुम्हें गले लगाने का मन कर रहा था इसलिए छिप गया दरवाजे के पीछे। शिखा, मालूम है मुझे। यस, मैंने तुम्हें कुछ बताने के लिए यहाँ पर बुलाया है। शिखा, बताओ। यस, तुम्हारे पापा ने मुझे मेरे माता पिता को बुलाने को कहा है सगाई में। शिखा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जाओ और उन्हें बुला लाओ। यस, होंगे तब बुलाऊंगा ना। शिखा, क्या तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? यस, नहीं, मतलब हाँ। शिखा, क्या कह रहे हो तुम, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यस, मुझे नहीं मालूम कि मेरे माँ बाप जिंदा हैं या मर गए, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। शिखा, क्या? और वो जो कहानी बताई थी मुझे? यस, वो झूठी थी। शिखा, और गुरु माँ को कैसे जानते हो तुम? यस, मुझे याद नहीं है। शिखा, याद नहीं है? क्या बात हुई है? यस, मुझे मेरे बचपन में माता पिता कौन है, कहाँ से आया हूँ, कुछ याद नहीं है। जब भी मैं याद करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है। शिखा, तुम्हें ये भी याद नहीं कि तुम गुरु माँ के पास कैसे पहुँचे? यस, नहीं। शिखा, तो तुमने ये बात पापा को क्यों नहीं बताई? यस, वहाँ पर देखा ना तुमने कितने आदमी थे और उन लोगों के बीच में उनसे मैं ये बताता? शिखा, एक लड़के से प्यार हुआ और वो भी हर महीने एक नया शौक देता है। यस, इस बार गलती मेरी नहीं है। शिखा, चलो अब सो जाओ। यस, ठीक है, जा रहा हूँ मैं। यस शिखा को वहीं पर छोड़कर सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है कि पीछे से शिखा उसे आवाज़ लगाती है। शिखा, यस। यस बिना मुड़े हाँ। शिखा भागते हुए आकर उसके गले लग जाती है। शिखा, सॉरी। यस, हाँ। शिखा, क्या हूँ, मुँह में जुबान नहीं है? शिखा यस के गाल पर किस करते हुए, आई लव यू, सब ठीक हो जाएगा, मैं मम्मी पापा को समझा दूंगी। यस शिखा को गले लगाते हुए, आई लव यू टू जॉन। शिखा, चलो अगर किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यस, ठीक है, जाओ। शिखा, छोड़ोगे तभी तो जाऊंगी। यस, सुनो। शिखा, हाँ बोलो। यस शिखा के करीब आकर उसने उसे गले लगा लिया और चुपचाप यूं ही खड़ा रहा। शिखा, क्या हुआ यस? यस, ना जाने क्यों एक डर सा लग रहा है। शिखा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। यस, पता है पहले कभी भी मौत से नहीं डरा हूँ मैं, बड़े बड़े काम को अंजाम भी दिए हैं, लेकिन कभी इस तरह का डर नहीं लगा जो आज लग रहा है। शिखा, और डर किस बात का लग रहा है? यस, मालूम नहीं। शिखा, मुझे भी आज तक
कभी भी मौत से डर नहीं लगा, लेकिन अब लगता है तुम्हें खो देने का डर। यस, कुछ नहीं होगा मुझे, तुम घबराओ मत। शिखा, वादा? यस, वादा। यस ने शिखा के माथे पर किस किया और उसके बाद दोनों ही अपने अपने रूम में चले गए। यस जैसे ही बिस्तर पर जाकर लेटा, उसके व्हाट्सएप पर एक वीडियो आया। उसने वीडियो को खोलकर देखा, जिसमें एक आदमी अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ पार्क में घूम रहा था। तभी एक आदमी आया। उसने अपने पूरे चेहरे को कपड़े से बांध रखा था। उसके एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में गन थी। उसने चारों तरफ देखते हुए पार्क में फायरिंग की तो पार्क में भगदड़ मच गई, जिसमें उस आदमी के दोनों बच्चे गिर गए। वो आदमी जाकर उन्हें उठाने लगा। तभी जिस आदमी के हाथ में गन थी, उसने अपने दूसरे हाथ में मौजूद तलवार से उस आदमी का गर्दन एक ही बार में अलग कर दिया। इतने में ही वीडियो ख़त्म हो गया। फिर एक आदमी बोलता हुआ नजर आया। यस, ये वीडियो हरियाणा के गुरुग्राम की है। यह आदमी एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है। पिछले 2 हफ्ते में ये 5वां मर्डर है। ऐसे ही मर्डर पहले भी हो चुके हैं, लेकिन ये मर्डर कौन कर रहा है, इस बात का खुलासा अभी तक नहीं हुआ। अभी तक जितने भी लोग मारे गए हैं वो किसी बड़े मिशन को अंजाम दे चुके थे या दे रहे थे। ये मालूम नहीं, इस आदमी को सिर्फ तुम ही रोक सकते हो और कोई नहीं। वीडियो ख़त्म हो गया और यश ने उस नंबर पर कॉल किया जिस नंबर से उसके पास वीडियो आया था। रिंग जा रही थी, लेकिन किसी ने नहीं उठाया। यश ने एक बार फिर से कॉल किया तो पहले ही रिंग में फ़ोन उठा लिया गया। दूसरी तरफ से कोई महिला बोल रही थी। महिला, कौन? यश, जिसका ये मोबाइल है, मैं उससे बात कर सकता हूँ? महिला, सॉरी सर, जिसका ये फ़ोन था वो आदमी 5 मिनट पहले मर चुका है। यस, आप कौन बोल रही हैं? और जिसका ये फ़ोन था उसे क्या हुआ था? महिला, मैं दिल्ली के प्लाजा हॉस्पिटल के आईसीयू से बोल रही हूँ। जिस आदमी का ये फ़ोन था उसे आज शाम 4 बजे पुलिस ने बहुत ही घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। इनके सिर पर किसी धारदार हथियार से वार किया था, जिस वजह से इनकी मौत चोट लगने से कुछ घंटों बाद ही हो गई। यस ने कुछ बोले बिना ही फ़ोन काट दिया और सिर पकड़कर बैठ गया। यस, कौन हो सकता है ये? मुझे ऐसे किसी भी लफड़े में अब नहीं। भाड़ में गए सब लोग, जान है तो जहान है। शिखा से शादी करके एक मस्त लाइफ शुरू करता हूँ। यश ने कंबल को ओढ़ा और आराम से लेट गया। उज्जैन, मध्य प्रदेश। राणा उदयभान सिंह की हवेली, जो राणा महावीर सिंह के पिता थे, उस इलाके के भावी नरेश, जिन्होंने कभी अपने सिर को किसी के सामने झुकने नहीं दिया। उनके पिता और दादा ने अंग्रेजी हुकूमत को स्वीकार नहीं किया था। काफ़ी दिनों तक अपनी सूझबूझ से अपने राज्य की हिफाजत करते आए। देश आज़ाद होने के बाद उनका राजस्व तो चला गया, लेकिन पुश्तैनी जायदाद और रुतबा नहीं गया। उसी के बल पर राणा महावीर सिंह उस इलाके के काफ़ी पावरफुल लोगों में से एक थे। उनकी पत्नी शारदा उत्तर प्रदेश के बीजापुर की शाही राजघराने की इकलौती बेटी थी, इसलिए उनके पिता ने उन्हें खूब लाड प्यार से पाला था और इसी कारण वो जिद्दी हो गई थी। राणा महावीर सिंह से शादी के बाद भी वो कभी किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करती थी। यहाँ तक कि उनके जिद के आगे उनके पति राणा महावीर सिंह को झुकना पड़ता था। उनके 3 लड़के और 1 लड़की थी। इससे पहले उनका एक लड़का किसी हादसे में मारा गया था। एक चमचमाती कार आकर हवेली में घुसी। उसके अंदर से उनका बेटा अंश बाहर आया, जो लंदन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। उसके अंदर आते ही 10 से 15 नौकर उसके आगे पीछे घूमने लगे। उसने सबसे पहले अपनी माँ के कमरे की तरफ रुख किया तो नौकर ने बताया कि वो मंदिर में पूजा कर रही हैं। वो सीधे मंदिर की तरफ गया। वहाँ पर शारदा जी, महावीर सिंह और उनका बड़ा बेटा शशांक, उसकी पत्नी सोनिया के साथ शशांक की बेटी तनु और बेटा किट्टू भी थे। अंश, माँ कहाँ हो आप? शारदा जी, हाँ बोल। अंश, शारदा जी के पैरों के पास बैठकर शिखा से शादी की बात की आपने? शारदा जी, अभी नहीं, लेकिन जल्द ही करूँगी। अंश, प्रॉमिस किया था आपने? शारदा जी, तेरी शादी शिखा से ही होगी, ये मैंने कह तो दिया है ना, तो तू इतना उतावला क्यों हुए जा रहा है? अंश, फिर ठीक है। सभी फिर ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर गए और ब्रेकफास्ट करने लग गए। अभी महावीर सिंह जूस के गिलास को हाथ में उठाया ही था कि उनके मोबाइल पर किसी का फ़ोन आने लगा। महावीर सिंह ने जूस का गिलास रख कर फ़ोन रिसीव किया। खबर सुनते ही वो उसी दौरान खड़े हो गए। उनके चेहरे पर अजीब सी खामोशी छा गई। वो दोबारा कुर्सी पर बैठ गए, सिर पकड़कर बैठ गए। शारदा जी उठकर उनके पास आईं। शारदा जी, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बैठ गए? महावीर सिंह, अक्षय और सीमा पर हमला हुआ है, वो दोनों हॉस्पिटल में भर्ती हैं। शारदा जी, ये कैसे हुआ, किसने किया ये, और अमन कहाँ है? महावीर सिंह, अमन दीवान जी के साथ है। शशांक,
किसने उन पर हमला किया है? और कोई राजनीतिक पार्टी है या कोई पुराना दुश्मन? महावीर सिंह, तुम्हारे चाचा। शशांक, चाचा? शारदा जी, हाँ तुम्हारे चाचा। अंश, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? शारदा जी, ये लंबी कहानी है। तुम्हारे चाचा दिलावर खट्टा औरों की सिखाए में आकर अपने ही भाई को दुश्मन समझ बैठे थे और देखते ही देखते ये दुश्मनी इतनी गहरी होती गई कि उन्होंने अपने ही भाई को जान से मारने की कई बार कोशिश की। जायदाद और पुश्तैनी ज़मीन में बराबर का हिस्सा मिलने के बाद भी वे हम लोगों के जान के दुश्मन बने हुए हैं। वे इतने मक्कार और गिरे हुए इंसान हैं कि उन्होंने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए तुम्हारे भाई ध्रुव को जान से मार दिया और उसकी लाश को आग के हवाले कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने तुम लोगों को मारने की भी कई बार कोशिश की। जब तुम लोगों पर कई बार हमले हुए तो उसके बाद हम लोगों ने तुम सबको पढ़ने के लिए लंदन भेज दिया। उन्हीं की वजह से मैंने काव्या को तुम्हारे मामा जी के पास भेजा हुआ है इतने दिनों से, लेकिन अब मुझे उसे भी बुलाना पड़ेगा। अंश, लेकिन कौन सी ऐसी वजह है कि हम लोग उनके किए की सज़ा दे नहीं सकते हैं? महावीर सिंह, हमारे पास पॉलिटिक्स पावर है और उसके पास पॉलिटिक्स पावर के साथ साथ डाकू और नक्सलियों की एक फ़ौज भी है जो उसके एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार है। शशांक, अभी कहाँ है वो? महावीर सिंह, वो अभी जेल में है, लेकिन जेल से ही वो अपना गिरोह चला रहा है। अंश, मतलब हम लोग अब उनका कुछ भी नहीं कर सकते? शारदा जी कुछ सोचने लगी। महावीर सिंह, अभी हमारी पार्टी सत्ता में नहीं है और जिस पार्टी की भी सरकार है उस पार्टी के कई बाहुबली नेता दिलावर सिंह के लिए काम करते हैं। अंश, अब अक्षय भैया और सीमा भाभी की तबीयत कैसी है? महावीर सिंह, अब ठीक है, वो दोनों पूरन सिंह के साथ आ रहे हैं। थोड़ी देर में वो लोग आ गए। उनके हाथों में ड्रॉप लगी हुई थी और सिर पर पट्टी बंधी हुई थी। घर के नौकर और नौकरानी दोनों को पकड़कर हॉल में मौजूद सोफे पर बिठाया। शारदा जी ने दोनों को घाव को देखा और अक्षय को गले लगाकर रोने लगी। अंश, आप लोगों पर हमला कैसे हुआ? अक्षय, जब हम सीमा के घर से वापस आ रहे थे, ना जाने कहाँ से एक स्कॉर्पियो आई। पहले तो उसके अंदर बैठे लोगों ने हमारी कार के पहिए पर गोली मारी। उसके बाद उन्होंने हमारी कार को टक्कर मारकर नीचे जंगलों में गिरा दिया। महावीर सिंह, अब तुम दोनों अपने कमरे में आराम करो। घर के नौकरों के साथ दोनों अपने रूम में चले गए और महावीर सिंह वहीं सोफे पर बैठे हुए कुछ सोचने लगे। शारदा जी, क्या सोचने लगे आप? महावीर, दिलावर सिंह से कैसे अपने परिवार के किस तरह सुरक्षित रखा जाए। अंश, खुद से कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। जयपुर, काजल और निम्मी दोनों शिखा को अपने पास बिठाकर शिखा की सगाई के लिए लहंगा दिखा रही थी, पर शिखा तो यश के साथ शॉपिंग जाने का सोच रही थी। पास में ही बैठी सुषमा जी, पहले शिखा से तो पूछ लो तुम दोनों कि वो तुम लोगों के साथ शॉपिंग जाना चाहती भी है या नहीं। काजल, तो ये बात है, हम बेवजह ही इतना परेशान हो रहे हैं। निम्मी, दीदी आप ब्यूटी पार्लर में तो हम सबके साथ जाएंगी ना, या फिर उसमें भी जीजू जी के साथ ही जाएंगी? काजल, आज तक शिखा तुमने मुझे अपनी लव स्टोरी तो बताया ही नहीं, किसी से आज बताना पड़ेगा तुम्हें हम सबको। रश्मि अंदर आते हुए, इसकी लव स्टोरी तो मैं भी सुनना चाहती हूँ इतने दिनों से, लेकिन ये है कि जब इससे पूछो तो बिना बताए ही खिसक जाती है। निम्मी, हाँ दीदी बताओ ना, जीजू आपको कहाँ मिले? शिखा, ये सब तो आज मेरी जान लेकर ही रहेंगी, भगवान बचा ले मुझे इन सब से। आलोक जी, तुम सब क्यों परेशान कर रही हो मेरी बच्ची को? देखो कितनी मासूम है ये, कुछ बोल भी नहीं रही है, तुम लोगों ने इसे इतना परेशान कर दिया है। शिखा मासूम सा चेहरा बनाकर आलोक जी को देखने लगती है। आलोक जी, शिखा जब होने वाली थी उसके कुछ दिन पहले हम महाकालेश्वर मंदिर गए थे, उन्हीं के आशीर्वाद से ये हमारे घर हुई है, जो माँ काली की तरह अपराधियों का संहार करती रहती है। शिखा आंखें बड़े करके आलोक जी को देखने लगती है और सब शिखा की तरफ देखकर हंसने लगे। आलोक जी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि एक बार फिर से मैं शिखा के महाकालेश्वर मंदिर घूम आता हूँ। अंजना जी, ये ख्याल आपको कहाँ से आया इतने सालों बाद? आलोक जी, मेरे पास ओमवीर सिंह जी का फ़ोन आया था, कह रहे थे कि महावीर सिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। निम्मी, तो इसलिए आपने घूमने का भी प्लान बना लिया महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए? रश्मि, तो कब जा रहे हैं आप मामा जी? उज्जैन। अभय, तुम क्यों पूछ रही हो? रश्मि, क्योंकि मैं भी जाने का सोच रही हूँ। अभय रश्मि के कान में, कहीं तुम भी तो नहीं सोच रही कि महादेव से शिखा जैसी एक खतरनाक लड़की मांगने का? रश्मि आंख मारते हुए, कुछ ऐसा ही सोच लो। आलोक जी अंजना जी से, तो क्या जवाब दूँ मैं ओमवीर सिंह जी को?
शिखा, वो लोग हमसे मिलना क्यों चाहते हैं? आलोक जी, उनके यहाँ कोई वार्षिक महोत्सव है, इसलिए उन्होंने हम सबको सह परिवार बुलाया है। शिखा खुद से, उस दिन तो उन्होंने घमंड से नमस्ते का जवाब भी नहीं दिया और बिना बताए भी चले गए थे। आज हम लोगों से मिलना क्यों चाहते हैं वो लोग, वो भी सह परिवार? अंजना जी, तो क्या सोचा आपने? आलोक जी, मैं तो सोच रहा हूँ सब बच्चों के साथ एक बार उज्जैन भी घूम ही आए। बहुत दिन हो चुके हैं कहीं बाहर फैमिली के साथ गए हुए। निम्मी, भाभी आप भी ऋतिक भैया से कहकर चलिए ना साथ, और रश्मि दीदी तो चल ही रही हैं हम लोगों के साथ। काजल सुषमा जी की तरफ इशारा करते हुए, उसके लिए मुझे पहले मम्मी जी से परमिशन लेनी होगी। निम्मी, बुआ से परमिशन लेने की जिम्मेदारी मेरी। अंजना जी, तो आप कह दीजिए ओमवीर सिंह जी से कि हम सब आ जाएंगे। आलोक जी, ठीक है, मैं अभी फ़ोन करके कह देता हूँ उन्हें। निम्मी, दीदी क्या जीजू चलेंगे हमारे साथ उज्जैन? शिखा, खुद से ही पूछ लेना जब वो आ जाएंगे तो। जयपुर के ही एक पार्क में यश बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक लैपटॉप था, साथ ही उसके पास एक बैग था। एक लड़का उसके पास आया और एक कागज़ देकर चला गया। यश ने पर्ची को पढ़ा और उठकर दाईं ओर चला गया। वहाँ से एक लड़की उठी, वो भी उसके साथ ही साथ चलने लगी। आगे चलकर दो लड़के और उनके साथ चलने लगे। सभी चलते हुए पार्क से बाहर आ गए, जहाँ एक काले रंग की स्कॉर्पियो खड़ी थी। सभी उसमें जाकर बैठ गए। स्कॉर्पियो के ड्राइविंग सीट पर एक 50 साल के आसपास का एक आदमी बैठा हुआ था। उसने होठों पर एक सिगार लगाए रखा था। बूढ़ा आदमी, कैसे हो तुम लोग? लड़की, जो स्कॉर्पियो के आगे वाली सीट पर बैठी थी, मैं ठीक हूँ, इन तीनों का पता नहीं। बूढ़े आदमी ने गर्दन घुमा के पीछे की तरफ देखा तो तीनों उस लड़की को घूर रहे थे। बूढ़ा आदमी, हम जिस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे हैं उसमें ज़िंदगी कम और मौत से ज़्यादा मुलाकात होती रहती है हमारी, इसलिए मुझे ये पूछना पड़ जाता है कि तुम लोग ठीक तो हो या नहीं। तुम सबको आज एक ज़रूरी काम के लिए मैंने बुलाया है। उन सब की जानकारी इस कागज़ में है, पढ़ लो और फाड़ के फेंक दो। बूढ़े ने चारों को एक एक लिफाफा दिया। उसे पढ़ने के बाद चारों ने उन्हें फाड़ कर फेंक दिया। बूढ़ा आदमी, सब समय पर पहुंच जाना, क्योंकि देर से आने वाले लोग मुझे पसंद नहीं हैं। उसने सबको जाने का इशारा किया और एक एक करके सभी नीचे उतरने लगे, लेकिन जब यश बाहर निकलने लगा तो उसने उसे रोक लिया। बूढ़ा आदमी, शादी में तो मुझे तुम बुलाओगे ना, या अकेले ही सब दावत पानी मार जाओगे? यश, अभी शादी नहीं हो रही है, सिर्फ सगाई हो रही है। बूढ़ा आदमी, हमारी ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत नहीं है, ये तुम अच्छे से जानते हो, फिर भी तुम शिखा से प्यार कर बैठे। यश, मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, पर जब उसे देखा तो ये ख्याल आया कि मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बूढ़ा आदमी, इस बार का मिशन आसान नहीं है, कुछ भी गड़बड़ हुई तो सीधा यमराज से मुलाकात होगी, वो भी बिना टिकट के। यस, इस मिशन के बाद मैं अब रिज़ाइन दे दूँगा। बूढ़ा आदमी, मुझे मालूम था कि तू अब यही कहने वाला है। तुझे पता है तू कौन है? सीबीआई ऑफिसर का तुझे सिर्फ टैग मिला है, तू सीबीआई ऑफिसर नहीं है। तुझे ये मालूम है कि तू कौन है, तुझे तो ये भी नहीं मालूम कि तू कौन है। यस, मुझे मालूम, मैं अपनी याददाश्त खो चुका हूँ। बूढ़ा आदमी, सारा अंडरवर्ल्ड तेरा दुश्मन है, तू दुनिया की नज़रों में यश राज ठाकुर है, वही तेरी असली पहचान है। बूढ़ा आदमी, हम लोगों का कोई प्यार मोहब्बत नहीं होता, एक बार फिर तुझे बता रहा हूँ। सोच, अगर तेरी कोई पुरानी दुश्मनी की वजह से शिखा को कुछ हो गया तो तू क्या करेगा? मैंने भी प्यार किया था एक लड़की से, शादी भी किया। जब वो 8 महीने की गर्भवती थी तो हम उसे खट्टा खाने के मना किया। मैं उसके लिए पानी पूरी लेने के लिए बाज़ार गया और जब वापस आया तो उसकी लाश घर में पड़ी हुई थी। उसके हाथ में एक लिफाफा भी था जिसमें उस आदमी का नाम था जिसे मैंने कुछ दिन पहले जेल में भिजवाया था। उसके बाद मैंने उस आदमी को मार तो दिया, लेकिन क्या हुआ? इन सब से अपने आप की वजह से मेरी बीवी और मेरा आजन्मा बच्चा तो मारा ही गया ना। यस, उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था। बूढ़ा आदमी, हम उस दलदल में धंस चुके हैं जिसमें हम चले तो गए हैं, लेकिन हम अब उस रास्ते से वापस नहीं आ सकते हैं। अब तू जा सकता है, लेकिन मैंने क्या कहा है ये बात याद रखिए। यस, याद है, अच्छी तरह से याद है। यस स्कॉर्पियो का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। सामने उसे एक बार दिखाई दिया, उसमें गया और एक बोतल लेके बैठ गया। वो उस बोतल को होठों से तब तक लगा के रखा जब तक वो खाली ना हो गई। उसके दिमाग में उस बूढ़े आदमी की बात घूमने लगी। उसने काउंटर से एक और बोतल लिया, उसे भी उसने कुछ मिनटों में ही पीकर खाली कर दिया। इधर शिखा खुशी से यश को उज्जैन चलने के लिए फ़ोन कर रही थी, पर यश ने स्क्रीन पर शिखा का नंबर देखकर फ़ोन को स्विच ऑफ कर दिया। जब यश ने फ़ोन रिसीव नहीं किया तो शिखा फ़ोन को घूरने लगी।
शिखा, ऐसे किस काम में बिजी हो आप कि मेरा फ़ोन भी रिसीव नहीं किया और ऊपर से स्विच ऑफ भी कर दिया। दिल्ली। एक बार में कई लोग बैठे दारू पी रहे थे। उन सभी आदमियों के हाथों में बंदूकें थी। बार का संचालक भी उन लोगों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। थोड़ी देर बाद आदमी सूट बूट पहने हुए वहाँ पर आया। उसके साथ 8 से 10 आदमी और आए हुए थे। वे सभी बार में मौजूद और कुर्सियों पर बैठ गए। वो आदमी जाकर सीधे उन लोगों के बीच बैठ गया जो पहले से ही वहाँ मौजूद थे। सूट बूट पहने आदमी ने अपनी जेब से एक फ़ोटो निकाली और सामने रख दिया। सभी आदमियों ने लाइन से उस फोटो को अपने अपने हाथों में लेकर देखा। 10 करोड़ रुपए हैं इस लड़की को जिंदा लाने के, वो भी 3 दिन के अंदर कर सकते हो ये तुम लोग काम। सूट बूट पहने आदमी ने उन लोगों के सामने एक काला बैग रखते हुए कहा। सामने बैठे आदमियों में से एक आदमी ने उस बैग को अपनी ओर खींचते हुए हाँ में सिर हिलाया और एक गिलास पानी में विस्की डालकर उसकी तरफ सरकाया। उसने भी बिना कुछ बोले एक ही घूंट में सारा विस्की को घटक लिया। काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, नहीं तो तुम लोगों के लिए ये सौदा बहुत महंगा पड़ेगा। सूट पहने हुए आदमी ने कहा। हमें भी सस्ती चीज़ों का शौक़ नहीं है। इस लड़की को 3 दिन के अंदर तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा। ऐसी ये लड़की है कौन? इतने पैसे किसी साधारण लोगों के लिए नहीं दिए जाते हैं और इस लड़की की सारी डिटेल तुम्हें इस बैग में मिल जाएंगे। ये लड़की आने वाले 2 दिनों में अपने घर उज्जैन जाने वाली है। उसे रास्ते में से ही तुम लोगों को उठाना है। उसके जाने के बाद सभी आदमियों ने फिर से दारू पीना शुरू कर दिया। जयपुर। विराज जी के घर पर सभी उज्जैन जाने का प्लान बना रहे थे। इधर शिखा अपने रूम में लेटी हुई थी। उसने अपने मोबाइल से 20 से 25 बार इसको फ़ोन कर दिया था, पर उसका नंबर आउट ऑफ कवरेज बता रहा था। शिखा ने अपने मोबाइल से एक नंबर पर कॉल किया। शिखा, हेलो वंदना। वंदना, जी मैम। शिखा, मैं तुम्हें एक नंबर भेज रही हूँ, मुझे उसकी अभी की अभी लोकेशन बताओ कि वो है कहाँ पर। वंदना, ठीक है मैम। थोड़ी देर बाद वंदना उसे लोकेशन सेंड कर देती है जो एक होटल का था। शिखा, होटल महाराजा रणजीत सिंह? देखना पड़ेगा तुम्हें। यस बाबू, ऐसा क्या मिल गया है तुम्हें जो तुम होटल से बाहर ही नहीं निकल रहे हो? शिखा होटल महाराजा रणजीत सिंह के काउंटर पर पहुंच गई। रिसेप्शन पर बैठी हुई लेडीज से, शिखा, एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं जान सकती हूँ मिस्टर यश राज ठाकुर किस रूम में रुके हैं? लेडीज़, 1 मिनट मैम। लेडीज़ कंप्यूटर पर चेक करने के बाद, लेडीज़, सॉरी मैम, इस नाम का कोई भी गेस्ट इस होटल में नहीं मौजूद है। शिखा, कोई ऐसा आदमी है जिसकी उम्र 25 से 26 साल के बीच हो और वो कल से ही इस होटल में आया हो? लेडीज़, सॉरी मैम, हम इस तरह की कोई भी जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। शिखा अपना कार्ड दिखाते हुए, और अब? लेडीज़ शिखा का कार्ड देखकर, सॉरी मैम, 1 मिनट रुकिए, अभी बताती हूँ। शिखा, हाँ। लेडीज़, कल रात आया तो था एक लड़का, नशे में पूरा धुत था। उसने अपना नाम पंकज अवस्थी बताया था। उससे अलग और कोई नहीं आया है इस उम्र का आदमी। शिखा, रूम नंबर क्या है उसका? लेडीज़, रूम नंबर 315। शिखा, थैंक्स। शिखा रूम नंबर 315 में जाती है। साथ में उसके होटल का एक स्टाफ भी रहता है। शिखा ने 3 से 4 बार दरवाज़ा खटखटाया पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। शिखा ने स्टाफ की तरफ इशारा किया तो उसने दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोल दिया। शिखा अंदर बढ़ी तो वो स्टाफ भी अंदर आया तो शिखा ने उसकी तरफ देखा तो वो बाहर चला गया। शिखा अंदर गई तो उसने देखा पूरे रूम में दारू की बोतलें पड़ी है। सिगरेट के धुएं से पूरा कमरा महक रहा था। शिखा और अंदर गई तो देखा यश फर्श पर पड़ा हुआ है। उसके हाथ में एक बोतल थी जो वहीं पर आधी गिर चुकी थी। शिखा ने आगे बढ़कर यश को उठाया। शिखा, यश उठो, यश उठो। यश नशे में, कौन है? मुझे भूख नहीं है, 2 बोतल विस्की की और ले आओ। शिखा, हे भगवान, ये कितनी पी रखी है तुमने? यश, कौन? सीमा, तुम आ गई क्या? शिखा, मैं सीमा नहीं, शिखा हूँ। और ये सीमा कौन है? यश, सीमा कौन है? सीमा, मैं नहीं जानता किसी सीमा को। शिखा खुद से, होश में आ बेटा, फिर तेरी खातिर पानी अच्छे से करती हूँ। शिखा यश को घसीटते हुए बाथरूम की तरफ ले गई। उसके ऊपर कितने ही बाल्टी पानी डाला। जब वो थोड़ा होश में आया तो उसे कपड़े बदलने को कहा उसने। यश आंखें खोलते हुए, मेरे पास और कपड़े नहीं हैं।
शिखा रूम सर्विस को फ़ोन करके यश के लिए कपड़े लाने को कहती है तो होटल का एक स्टाफ यश के लिए कपड़े लेकर आया और शिखा को बार बार तिरछी नज़रों से देख रहा था। शिखा, देख क्या रहे हो? मेरा मंगेतर है। हमारे बीच कुछ बातों को लेकर अनबन हो गई थी, इसलिए उसने गुस्से में कुछ ज़्यादा ही पी लिया है। स्टाफ, सॉरी मैम, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था। शिखा ने यश को बाथरूम में कपड़े दिए, उसके बाद आकर सोफे पर बैठ गई। शिखा होटल के स्टाफ से नींबू पानी मंगवाया और रूम को साफ करवाया। उसके बाद यश के आने का इंतज़ार करने लगी। यश लड़खड़ाते हुए बाथरूम से जब आया तो शिखा ने उसे नींबू पानी दिया। यश नींबू पानी पीकर वहीं सो गया। शिखा वहीं उसके पास बैठ गई और उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। शिखा, क्या बात हो गई जो तुमने इतनी शराब पी ली? तुम्हें मेरा भी ख्याल नहीं आया? शाम को जब यश को होश आया तो उसने देखा शिखा उसके सिर के पास बैठे बैठे सो गई है। यश, ये कब आई और मेरे कपड़े किसने बदले? इससे पहले ये उठे और इसके सवाल शुरू हो, यश भाग ले यहाँ से। यश चुपके से उठकर दरवाजे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। तभी पीछे से आवाज़ आई, दरवाज़ा लॉक है, अगर तुमने खोलने की कोशिश की तो अलार्म बज उठेगा। यश बिना पीछे मुड़े, मैं कोई कैदी नहीं हूँ जो तुमने मुझे इतनी सिक्योरिटी में रखा हुआ है। शिखा, तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, दरवाजे पे लॉक भी नहीं है और अलार्म भी नहीं बजेगा। यश मुड़कर शिखा को देखते हुए, कहाँ जाऊँगा तुम्हें छोड़कर? यार, ज़िंदगी जीने की एक वजह भी तो तुम ही हो। शिखा, इतनी शराब पीने की क्या वजह थी, पूछ सकती हूँ मैं तुमसे? यश, ऐसे ही मन किया तो पी लिया। शिखा, झूठ बोल रहे हो तुम। यश, नहीं तो। शिखा, तुम्हारी ये आंखें ही बता रही हैं कि तुम कितना सच बोल रहे हो। इतनी ज़्यादा शराब पीने की आखिर वजह क्या थी? यश शिखा के पास आने लगा। शिखा, दूर, बिल्कुल दूर रहो मुझसे। यश, सॉरी जान, अब नहीं पीऊँगा कभी, वो मूड ख़राब हो गया था मेरा, इसलिए पी लिया मैंने। शिखा, और मूड क्यों ख़राब हो गया था? यश शिखा के पास जाकर, हमेशा अकेला ही रहा हूँ, दुश्मन बहुत है मेरे इस जुर्म की दुनिया में। शिखा, उन्हें ख़त्म करने के लिए तुमने पी लिया? यश, नहीं ना, वो मैं तुम्हारे लिए परेशान था। शिखा, मुझे क्या हुआ है? अच्छा, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं तो ठीक है, मैं चली जाती हूं तुम्हारी ज़िंदगी से। यस, मैंने तुम्हें ये कब कहा? शिखा, नहीं, कह दो, कल से मालूम है तुम्हें मैंने कितनी बार फ़ोन किया है और तुमने मेरा फ़ोन काट कर अपना फ़ोन स्विच ऑफ भी कर दिया। यस, अब नहीं करूँगा कभी ऐसा, सॉरी। शिखा, नहीं कर लो, ये तो तुम्हारा हर दूसरे तीसरे दिन का काम है। गायब हो जाते हो, फ़ोन नहीं उठाते हो, आते भी फिर 1-2 महीने में हो। यस, अब नहीं जाऊँगा कभी, तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा, पर ये वादा है तुमसे यशराज ठाकुर का। शिखा, अगर वादा टूटा तो? यस, नहीं टूटेगा। शिखा, ठीक है, अगर तुम दोबारा गायब हुए तो इस बार आते समय मेरे लिए कफन ले आना, क्योंकि इस बार तुम्हें मैं नहीं, मेरी लाश मिलेगी। यस, शिखा के मुंह पर हाथ रखकर, ऐसा क्यों बोल रही हो? पता है तुम्हारे ऐसे करने से क्या होगा? शिखा, क्या? यस, मेरी सारी दुनिया तबाह हो जाएगी। शिखा, तो ऐसा काम ही क्यों करते हो तुम? यस, अब नहीं करूँगा कभी भी ऐसा। शिखा, तो गुरु माँ को कब लेकर आ रहे हो? यस, 1-2 दिन में उन्हें लेने जाने वाला हूँ मैं। शिखा, एक बात और। यस, क्या? शिखा, पापा चाहते हैं कि हम सब उज्जैन चले महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए, उसके बाद सगाई होगी। यस, कौन कौन जा रहा है? शिखा, हमारी पूरी फैमिली, साथ में बुआ, फूफा जी, रश्मि और अभय, उनके मॉम डैड, बस। यस, तुम्हारे पापा चाहते हैं सबको ले जाने की, क्या तुम लोगों ने खुद ही प्लान किया? शिखा, तुम चलोगे या नहीं? यस, ऑर्डर दे रही हो या रिक्वेस्ट? शिखा, ऑर्डर। यस, ठीक है, चल दूँगा। शिखा, यूँ मुँह लटका के नहीं, हंस के चलना है। यस, दांत दिखाते हुए, अब ठीक है? शिखा, हाँ। यस, तो कब निकलना है उज्जैन के लिए? शिखा, आज शाम को पापा अभय के पापा से बात करके बताएंगे। शिखा, चलो अब मुझे घर जाना है, सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। शिखा उठकर जाने लगी तो यस उसके पास आया। यस शिखा के करीब आकर जैसे ही उसके होठों पर अपने होठ रखने चाहे, शिखा ने ज़ोर से धक्का देकर उसे बेड पर गिरा दिया। शिखा, जाकर पहले मुंह धोकर आओ, शराब की बदबू आ रही है। यस हाथ आगे करके सूंघते हुए, कहाँ आ रही है? शिखा, बाय। यस, अभी तो 4 ही तो बज रहे हैं। शिखा, मेरे यहाँ पर आए 4 घंटे भी हो चुके हैं। ऐसे
तुम चाहो तो आज रात का डिनर हमारे यहाँ कर सकते हो। मम्मी पापा पूछ रहे थे तुम जयपुर में हो तो आ क्यों नहीं रहे हो हमसे मिलने। यस ठीक है, आ जाऊँगा रात 8 बजे। विराज जी के घर पर सभी बैठे बातें कर रहे थे। अंदर किचन में अंजना जी, सुषमा जी और काजल मिलकर खाना बना रही थी। बाहर ऋतिक, अभय, रश्मि, निम्मी आपस में बात कर रहे थे। आलोक जी और विराज जी टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। इन सबसे अलग शिखा अपने रूम में अपने लिए अच्छी सी ड्रेस सिलेक्ट कर रही थी पहनकर इसके सामने जाने के लिए। बहुत ही मुश्किल से उसने निम्मी के कपड़ों में से एक नीले रंग का पटियाला सूट सिलेक्ट किया। नीचे किचन में अंजना जी पकौड़े तल रही थी, उधर काजल सब्जी में तड़का लगा रही थी तो सुषमा जी इमली की चटनी बना रही थी। काजल, मामी जी ये शिखा को आज इतना कुछ खाने का कैसे मन कर दिया। अंजना जी, वो तो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सुषमा जी, क्या उसका मुँह नहीं है कभी कुछ खाने का? कभी कभी ही तो बेटियाँ फरमाइश करती हैं खाने के लिए। काजल, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। सुषमा जी, क्या गिर गया दाल में? काजल, सामने देखो आपकी भांजी कितनी प्यारी लग रही है नीले सूट में। सुषमा जी ने सामने देखा तो शिखा सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ रही थी। सुषमा जी, कितनी सुंदर लग रही है, लेकिन ये इस वक्त जा रही है क्या कहीं? काजल, जा नहीं रही है, आ रहा है कोई। अंजना जी, कौन? काजल, अभी मालूम हो जाएगा आपको। शिखा आकर सबके बीच बैठ गई तो निम्मी उसे तिरछी नज़रों से देखने लगी। साथ में ऋतिक, अभय और रश्मि भी उसे देखने लगे। रश्मि, रात में कहीं पर रेड डालने जा रही हो क्या डीआईजी साहिबा? शिखा, ऐसे क्यों कह रही है तू? रश्मि, क्योंकि थोड़ी देर पहले तूने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो भी कोई ख़राब नहीं थी। शिखा, बस मेरा मन किया ड्रेस चेंज करने का तो कर लिया। निम्मी, कुछ भी हो पर आप इस ड्रेस में कमाल की लग रही हो। तभी दरवाजे की बेल बजी तो ऋतिक ने दरवाज़ा खोला तो सामने कुर्ता पजामा पहने यश खड़ा था। उसके हाथों में चॉकलेट का एक डिब्बा था। यस, नमस्ते भाई साहब। ऋतिक, नमस्ते नहीं, तुम तो गले लग जाओ यार, ऐसे भी तुम होने वाले इस घर के दामाद हो। यश ऋतिक के साथ जब अंदर आया तो रश्मि शिखा की तरफ हंसते हुए देखने लगी। अभय ने भी उठकर यश को गले लगाया। निम्मी जब उठकर आई तो यश ने उसके हाथ में चॉकलेट का डिब्बा पकड़ा दिया। इसने फिर आलोक जी और विराज जी के दोनों के पैर छूने चाहे तो उन्होंने उसे रोक दिया। काजल, मामी जी बाहर आपके होने वाले दामाद आए हुए हैं, स्वागत तो कीजिए उनका। सुषमा जी, अगर ये लड़की पहले बता देती तो कुछ मीठा भी बना देती मैं। अब दामाद जी पहली बार आ रहे हैं और मीठा भी नहीं बनाए घर में। काजल, एक काम करते हैं मम्मी जी, हम मिठाइयाँ बाहर से मंगवा लेते हैं। सुषमा जी, नहीं, मैं ही खीर बना लेती हूँ, तब तक तू ये पकोड़े और चाय लेकर बाहर आ। काजल सबके लिए चाय और पकोड़े लेकर बाहर आती है और यश के सामने उसने ट्रे रख दिया। काजल, ये लीजिए जमाई बाबू, गर्मा गर्म पकोड़े खाइए। और शिखा ने हमें पहले ही बताया होता तो हम सब आपके लिए कुछ अलग ही प्रबंध करते। यस, कोई बात नहीं, वो तो मैं ऐसे ही आ गया। काजल, ऐसे आप आते जाते रहेंगे तो हमारी डीआईजी साहिबा के चेहरा 360 की स्माइल देता रहेगा। इसने तिरछी नज़र से शिखा को देखा तो शिखा इधर उधर देखने लगी। ऋतिक, यस तो शिखा ने तुमसे बताया कि हम सब उज्जैन जा रहे हैं घूमने के लिए। यस, हाँ आज ही बताया। ऋतिक, तो क्या सोचा तुमने? यस, मैं क्या सोचूंगा, आप सब जा रहे हैं तो जाइए। निम्मी, अरे जीजू, ऋतिक भैया पूछ रहे हैं कि आप चल रहे हैं ना हम लोगों के साथ उज्जैन। यस, ठीक है, पर उसके बाद मुझे माँ को लेने के लिए अरुणाचल प्रदेश भी जाना पड़ेगा। अबे भैया, फिर वहाँ से आने के बाद सगाई की तैयारियाँ भी तो करनी है ना यश बाबू को। आलोक जी, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शिखा और यश की सगाई उज्जैन से हो। ऋतिक, ये भी सही है। यश मन में, ये लोग खुद ही सब फैसला कर रहे हैं यार, मुझे तो बस यहाँ फैसला सुनाने के लिए बुलाया है, ऐसा लग रहा है मुझे तो। आलोक जी, क्या सोचने लगे तुम यश बेटा? यश, कुछ नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। विराज जी, तुम्हारे माता पिता से अभी तक तुमने नहीं मिलाया, कब आ रहे हैं वो लोग? यश ने थोड़ी हैरानी के भाव से शिखा की तरफ देखा। शिखा, पापा मैं वो आप लोगों से बताना भूल गई थी। जब यश छोटा था तो एक हादसे में यश अपने माता पिता से अलग हो गया। उसके बाद आश्रम की गुरु माँ ने ही बचपन से आज तक उसकी देखभाल की है। शिखा की बात सुनकर आलोक जी और विराज जी दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अंदर सुषमा जी ने भी अपना मुंह बना लिया। अंजना जी भी आलोक जी की तरफ देखने लगी।
अभय ने भी रश्मि की तरफ देखा जो एकदम शांत बैठी हुई थी। माहौल शांत हो गया तो ऋतिक ने काजल की तरफ इशारा किया तो काजल किचन से बाहर आई। काजल, चलिए मामा जी, डिनर लग चुका है आप सबका, आ जाइए। ऋतिक, चलिए पापा। शिखा सबकी खामोशी को समझ गई थी कि उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। सभी ने चुपचाप खाना खाने के टेबल पर माहौल बनाने के लिए निम्मी, ऋतिक, काजल और रश्मि ही बोलते रहे। डिनर करने के बाद यश भी उदास मन से चला गया। शिखा भी ऊपर अपने रूम में आकर सो गई। वो सोच रही थी कि यश को उसने डिनर पर बुलाकर बेवजह उसे परेशान कर दिया। मम्मी, पापा, बुआ और फूफा जी उससे ठीक तरह से पेश भी नहीं आए। उसके माता पिता नहीं है तो उसमें उसकी क्या गलती है। यही सब सोचते सोचते उसे प्यास लगी तो वो नीचे किचन में पानी लेने चली गई। जब किचन से वो पानी लेकर आ रही थी तो उसे उसके मम्मी पापा के कमरे से आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ उसकी बुआ की थी। सुषमा जी, भैया, मुझे शिखा के लिए यश ठीक नहीं लग रहा है। उसके माता पिता नहीं है, खानदान का पता नहीं है और नाम के पीछे देखो कितना बड़ा सरनेम लगा रखा है, यश राज ठाकुर। ठाकुरों वाली तो कोई बात ही नहीं लगती है उसमें। विराज जी, बात तो सही है भाई साहब, उसने शिखा की थोड़ी सी मदद कर दी, आप लोगों ने उसे अपने घर का दामाद ही बना लिया। शिखा के लिए राणा महावीर सिंह जी ने अपने बेटे अंश की शादी का प्रस्ताव रखा था, पर महावीर जी ने ये बता दिया कि शिखा उसे पसंद करती है, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं बोला आगे। सुषमा जी, शाही राज घराना है, ऊंची नाक है उन लोगों में, शादी होगी तो हमारा भी मान सम्मान बढ़ेगा, निम्मी के लिए भी आगे बड़े बड़े रिश्ते आएंगे। शिखा बाहर खड़ी होकर अपनी बुआ और फूफा जी की बातें सुन रही थी और मन ही मन रो भी रही थी। अंजना जी, देखिए अभी ज़्यादा देर नहीं हुआ है, आप शिखा से बात करिए, हम ये सगाई रोक देते हैं और अंश के माता पिता से शिखा की शादी की बात करते हैं। ऋतिक, शिखा मानेगी? सुषमा जी, क्यों नहीं मानेगी, अगर भाई साहब कहें तो मैं बात करती हूँ उससे। आलोक जी, उससे अभी ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है, यश भी अच्छा लड़का है और अब मैंने इतने लोगों के बीच शिखा और यश की सगाई के लिए भी कह दिया है, मैं अब पीछे नहीं हट सकता। अंजना जी, तो फिर आप ही कर लेना अपनी बिटिया की उस अनाथ से शादी, मैं नहीं आने वाली कन्यादान करवाने आपके साथ। काजल, बात तो सही कह रही हैं आप मामी जी, यश अनाथ है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसने आप लोगों के लिए क्या किया ये भूले चुके शायद आप लोग। शिखा आज आप लोगों के बीच मौजूद है, वो भी सिर्फ यश की बदौलत। अगर वो साय की तरह शिखा के साथ साथ ना रहता तो आपकी शिखा आज हम लोगों के बीच नहीं रहती। उसके कमिश्नर ने तो उसे अपनी जाल में फंसा ही लिया था, उसे कैद भी कर लिया था। पता है उसे उसने कौन सा जहर दिया था जिसका आज तक दुनिया में कोई इलाज नहीं है, लेकिन उसने रातों रात शिखा को लखनऊ से अरुणाचल प्रदेश ले गया अपनी माँ के आश्रम में। उस जहर की वजह से शिखा के आंखों की रोशनी चली गई थी, फिर भी उसने शिखा का साथ नहीं छोड़ा। आज के ज़माने में जहाँ भाई भाई का नहीं होता है, उसने आप लोगों की इतनी मदद की और पापा जी आप उसे थोड़ी सी मदद कह रहे हैं। बाहर खड़ी शिखा के आंखों में आंसू आ गए अपने साथ बीती घटनाओं को याद करके। सुषमा जी, शादी में बहुत लोग आएंगे और जब उन्हें मालूम चलेगा कि लड़के के माँ बाप नहीं हैं, वो अनाथ है, तो कितनी बेइज्जती होगी हमारी। ऋतिक, मम्मी बेइज्जती तो उस समय भी कितनी हुई थी जब शिखा पर झूठा इल्ज़ाम लगा था देशद्रोह का। सभी ने किनारा कर लिया था हमसे, किसी ने मदद के लिए हाथ भी नहीं बढ़ाया था। फिर ना जाने कहाँ से वही अनाथ आया था हम लोगों की मदद के लिए। अगर वो नहीं आया होता तो अब तक जो हम सब हैं वैसे बिल्कुल ना होते। शिखा रोते हुए अपने कमरे में चली गई और जाकर अपने बेड पर तकिए में मुंह छुपाकर सुबकने लगी। काजल, अनाथ नहीं है, वो जिसने उसे पाला है वो उसकी माँ अभी भी है इस दुनिया में, इसलिए आप सब शिखा पर दबाव बनाकर उसे किसी और से शादी करने के लिए मजबूर मत करो। ऋतिक, अगर अब भी आप लोगों को लगता है तो शिखा से आप लोग जाकर बात कर सकते हैं। काजल, इतने दिनों बाद तो दोबारा शिखा लोगों के बीच आई है, फिर से अगर आप लोग दोबारा उसे वैसे ही गुमनाम ज़िंदगी जीने पर मजबूर करना चाहते हैं तो जाइए। आलोक जी, शिखा की शादी यश से ही होगी, मैं शिखा को खुश देखना चाहता हूँ। हमेशा ऐसी भी यश के संस्कार ही इतना बताने के लिए काफ़ी है कि वो अच्छे घर से ताल्लुक़ रखता है बस। अंजना जी, ठीक है, आप ही लीजिए सब फैसला, हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। आलोक जी, ठीक है, लो फैसला तुम। शिखा की शादी तुम राजघराने में करना चाहती हो, वो खुश भी रहेगी
तुम्हारे उस राजघराने में? अगर हाँ तो मैं अभी बात करता हूँ महावीर सिंह जी से। अंजना जी ने कुछ नहीं बोला, चुपचाप उठकर अपने रूम में चली गई। काजल और ऋतिक भी उठकर अपने रूम में चले गए। आलोक जी सबके जाने के बाद शिखा के रूम में गए। शिखा तकिए में मुँह छुपाकर रो रही थी। जब उसने अपने कमरे में किसी के आने की आवाज़ सुनी तो वो डर गई। उसके मम्मी पापा उसकी शादी की बात किसी और से करने के लिए आ रहे हैं। शिखा आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगी तो आलोक जी आकर उसके सिर के पास बैठ गए। आलोक जी शिखा के सिर पर हाथ फेरते हुए, तू चिंता मत कर बेटा, तू जहाँ चाहेगी वहीं पर तेरी शादी होगी और जिस तारीख को तेरी सगाई तय हुई है उसी तारीख को तेरी सगाई होगी। आलोक जी शिखा के सिर पर किस करके चले गए। उनके जाने के बाद शिखा उठकर बैठ गई और अपने आंसुओं को पोंछकर फिर से सो गई। अगले दिन सुबह अंजना जी शिखा को जगाने तो शिखा गहरी नींद में सोई हुई थी। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा तो देखा शिखा के आंखों के दोनों तरफ आंसुओं के गिरने के निशान थे। अंजना जी समझ गई कि कल रात की बातें शिखा ने भी सुन ली है। उन्होंने शिखा के सिर पर हाथ फेरकर प्यार से जगाया तो शिखा उठकर बैठ गई। शिखा, मम्मा आप इतनी सुबह यहाँ कैसे? अंजना जी, 8 बज गए बेटा, उठ, हमें मार्केट चलना है। शिखा, मार्केट क्यों? अंजना जी, शॉपिंग करने। शिखा, शॉपिंग क्यों? अंजना जी, अरे भूल गई क्या, तेरी सगाई को दिन ही कितने रह गए हैं, अब इतने कम दिनों में इतना कुछ करना है। एक काम कर, तू यश को भी बुला ले, सब मिलकर शॉपिंग कर लेंगे और अंगूठी भी तो लेनी है सगाई की। शिखा खुद से, इन्हें क्या हो गया है, रात में तो ये इनकार कर रही थी, शादी से अचानक प्लान कैसे बदल गया इनका। अंजना जी, अब सोच क्या रही है, उठकर तैयार हो जा जल्दी से, मैं तब तक तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। अंजना जी चली गई और शिखा ने खुश होते हुए यश को फ़ोन मिलाया। यस, हेलो। शिखा ने कुछ नहीं बोला। यस, क्या हुआ, कुछ बोलोगी भी या नहीं? शिखा, उम्मा। यस, क्या हुआ, सुबह सुबह उम्मा? शिखा, हाँ उम्मा। यस, कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रही हो तुम। शिखा, तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हें बुलाया है आज। यस, और वो क्यों? शिखा, हम सब शॉपिंग करने के लिए मॉल जा रहे हैं और मम्मी पापा ने तुम्हें भी बुलाया। यस, क्यों, सामान उठाने वाला चाहिए कोई? शिखा, हाँ मेरा सामान तो तुम ही उठाओगे ना, प्यारे पतिदेव। यस, पतिदेव को प्यारा बता के सामान उठाने के लिए पटा रही हो। शिखा, हाँ पतिदेव, ऐसा ही समझ लो। यस, ठीक है, आ जाऊँगा मैं। शिखा, उम्मा। यस, आऊँगा तब देना। शिखा, उम्मा। यस ने मुस्कुराते हुए फ़ोन काट दिया। इधर शिखा ने जैसे ही फ़ोन रखा, रश्मि और काजल अंदर आईं। रश्मि, अगर तुम दोनों की रोमांटिक बातें ख़त्म हो गई हो तो नीचे चले डीआईजी साहिबा। शिखा, तुम दोनों कितनी देर से यहाँ पर हो? काजल, जब तुमने जमाई बाबू को फ़ोन मिलाया था। शिखा, किसी की चोरी छिपे बातें सुननी गलत बात है भाभी जान। रश्मि, चलो भाभी, अब हमें चलना चाहिए, नहीं तो डीआईजी साहिबा का गुस्सा ना हम पर फूट पड़े। रश्मि हंसते हुए काजल के साथ बाहर चली गई और उनके जाने के बाद शिखा सिर पकड़कर बैठ गई। शिखा, ओ गॉड, इन लोगों की वजह से तो फ़ोन पर भी बात नहीं कर सकते। थोड़ी देर बाद शिखा तैयार होकर नीचे आई तो सभी उसका नाश्ते के टेबल पर इंतज़ार कर रहे थे। काजल और रश्मि शिखा को देख के फिर से मुस्कुरा रही थी। शिखा रश्मि के साथ बैठ गई और बैठते ही उसने टेबल के नीचे से उसके पैरों पर अपना पैर रख दिया। रश्मि, क्या है, देख के नहीं बैठ सकती? शिखा, नहीं। शिखा रश्मि से, तू बहुत मजाक बना रही है आजकल मेरा। रश्मि, क्या करूँ, तो इतने दिन से गायब जो थी। शिखा, अच्छा तो तू बदला लेगी। सुषमा जी, तुम दोनों ये क्या खुसुर फुसुर कर रही हो आपस में? रश्मि, कुछ नहीं मम्मा, हम वो ड्रेस कौन सी लेनी है उस बारे में बात कर रहे थे। निम्मी, दीदी आपको क्या ज़रूरत है ड्रेस के बारे में सोचने की, आपके लिए तो ड्रेस कोई और ही सिलेक्ट करेगा। काजल मुस्कुराते हुए, बात तो सही है बिल्कुल। शिखा, निम्मी ज़्यादा आगे की नहीं सोचते बाबू, अच्छा नहीं रहता सेहत के लिए। निम्मी, मेरी सेहत को कुछ नहीं होगा दीदी, आप थोड़ा ठीक से खाया करो, कमज़ोर तो आप लग रही हैं मुझे। अंजना जी, तो चुपचाप खाना खा, वो कमज़ोर लग रही है या सेहतमंद ये देखना मेरा काम है। पूरे दिन बक बक करती रहती है, पता नहीं इसका मुंह भी दुखता है कि नहीं। मुझे तो अभी से इसकी चिंता हो रही है, क्या होगा इस बंदरिया का। निम्मी मुँह बनाते हुए, पापा आलोगी, क्या हुआ, तुम सब हमेशा मेरी बंदरिया को क्यों तंग करते रहते हो,
कुछ ना कुछ कहकर। आलोक जी की बात सुनकर सभी खिलखिलाकर हंसने लगे और निम्मी मुंह बनाकर सबको देखने लगी। उसी बीच शिखा की फ़ोन की घंटी बजने लगी, जिस पर वंदना का मैसेज आया था। शिखा ने मैसेज खोल के देखा। मैसेज में लिखा था, मैम, यस सर की जान खतरे में है। कोई है जो उस पर नज़र लगाए हुए है। हमें ये खबर कल रात मिली जब हमने कुछ अपराधियों के अड्डे पर रेड डाली थी। तब उनके पास यस सर के कई फ़ोटो थे जिस पर किल हिम लिखा हुआ था। मैसेज पढ़ने के बाद शिखा ने मोबाइल नीचे रखा और खामोशी से बैठ गई। ऑर्बिट मॉल, जयपुर। शिखा, रश्मि, निम्मी, अंजना जी, सुषमा जी और काजल सभी मॉल में घूम रहे थे। सबने आधे से ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी। दूसरी तरफ आलोक जी, ऋतिक और विराज जी अपने लिए कपड़े पसंद कर रहे थे। शिखा बार बार मॉल के दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसके दिल में एक डर भी था जो धीरे धीरे एक बड़ी जगह ले रहा था। शिखा कमज़ोर नहीं थी, लेकिन जब बात यश की आ जाती थी तो वो हमेशा कमज़ोर ही पड़ जाती थी। लगभग 1 घंटे बाद सबकी शॉपिंग ख़त्म हो गई थी। सबको यश का इंतज़ार था, पर अभी तक वो नहीं आया था। ऋतिक सभी ड्रेस की व्हीलिंग करवाने गया था और बाकी सभी मॉल में मौजूद काफ़ी शॉप में बैठे हुए थे। रश्मि, डीआईजी साहिबा, तुमने जमाई बाबू को यही मॉल बताया था ना? शिखा, कोई काम आ गया होगा इसलिए लेट हो गए होंगे, वो आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। काजल, बात तो सही कह रही हो, लेकिन पिछले 3 घंटे से थोड़ी देर सुन सुन के कान पक गए हमारे। शिखा खुद से, इसका रोज़ का यही काम है, कभी अगर टाइम पर आ गया हो तो कुछ कहें। निम्मी, दीदी एक काम करते हैं, हम अब लंच पर चलते हैं किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट में। जीजू को भी अब आप वहीं पर बुला लो। रश्मि, बुलाने की ज़रूरत नहीं है, वो आ गए हैं। सबने पीछे मुड़कर देखा तो आंखों में सफ़ेद चश्मा लगाए, सफ़ेद शर्ट जिसकी बाजू हल्की सी मुड़ी हुई थी, उसके नीचे ब्लू जीन्स पहने यस मॉल के बीचों बीच फ़ोन पर बात करते हुए अंदर आ रहा था। निम्मी, कुछ लोग कितने हैंडसम होते हैं यार। काजल, ये जमाई बाबू किससे बात कर रहे हैं? रश्मि, मुझे तो लग रहा है एक्टिंग कर रहे हैं हम सभी को दिखाने के लिए। काजल, डीआईजी साहिबा कॉल करके जमाई बाबू को बताओ कि कॉफ़ी शॉप में बैठे हुए हैं। शिखा, जा रही हूँ मैं नीचे। निम्मी, आप रहने दो, मैं जाती हूँ। निम्मी लिफ्ट से नीचे पहुँची जहाँ यश खड़ा होकर किसी से बात कर रहा था। निम्मी पास जाकर गला साफ करने की एक्टिंग की तो यश ने घूम कर देखा। निम्मी, हेलो जीजू, मुझे पहचानते हो या भूल गए? यश फ़ोन रखते हुए, आपको कैसे भूल सकते हैं हम। निम्मी जी, कैसी हैं आप, पहले ये बताइए। निम्मी, मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए कहाँ रहते हैं, कभी मिलते भी नहीं हैं किसी से। यस, कल आया तो था तुम्हारे घर पर। निम्मी, वो हमारा घर नहीं है, वो हमारे फूफा जी का है। यस, तभी मैं सोच रहा था तुम्हारे पापा के नाम की जगह किसी और का नाम क्यों दिखाई दे रहा था इस नेम प्लेट पर। निम्मी, मेरे पापा पीसीएस अधिकारी हैं, आईएएस नहीं। यस, तो अब क्या करना है इन दोनों पोस्ट का? निम्मी, अरे बाबा, मैंने तो सिर्फ बताया है। यस, तो मैंने कब पूछा तुमसे? निम्मी झल्लाते हुए, दीदी ऊपर कॉफ़ी शॉप में है 3री मंजिल पर। यस, नीचे भी तो कॉफ़ी शॉप है। निम्मी, लेकिन हम उस समय 3री मंजिल पर थे। निम्मी यस को लिफ्ट की तरफ ले गई। यस, सीढ़ियों से चलते हैं बात करते करते। निम्मी, ठीक है। यस, कौन कौन आया है शॉपिंग करने यहाँ पर? निम्मी, सभी आए हैं। यस, सबके कपड़े एक साथ ख़त्म हो गए हैं क्या? निम्मी, क्या कहा आपने? यस, कुछ नहीं कुछ नहीं। निम्मी, आप क्या करते हैं? यस, कुछ भी कर लेता हूँ। निम्मी, मेरा मतलब था कि आप जॉब क्या करते हैं? यस, जॉब नहीं करता, ड्यूटी करता हूँ गवर्नमेंट। निम्मी बात करते करते उसने देखा कि अभी वो लोग पहली मंजिल पर आए हैं। निम्मी खुद से, ये सीढ़ियाँ कितनी ज़्यादा हैं यार, थक गई मैं तो 1 मंजिल में ही। यस, क्या हुआ, किससे बातें कर रही हो? निम्मी, नहीं, ऐसे ही नीचे देख रही थी। यस, अच्छा। निम्मी, हाँ। यस, अच्छा ये बताओ क्या करती हो तुम? निम्मी, मैं एमबीए कर रही हूँ। यस, ओह। ऊपर कॉफ़ी शॉप में सभी यस और निम्मी का इंतज़ार कर रहे थे। निम्मी को गए 15 मिनट से ज़्यादा हो गया था, लेकिन अभी तक वो यस को लेकर नहीं आई थी। रश्मि, ये निम्मी उन्हें नीचे ही कॉफ़ी पिला के लाएगी क्या? आलोक जी, रुको, अभी देख के आता हूँ मैं। शिखा, रहने दीजिए पापा, मैं देख के आती हूँ। अंजना जी, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आ गई तेरी लाडली बहन। सबने कॉफ़ी शॉप के बाहर देखा तो निम्मी यश के साथ अंदर आ रही थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था और उसके माथे पर पसीना कुछ ज़्यादा ही आ रहा था, साथ ही कपड़े भी हल्के और भीगे हुए थे। काजल, ये बोलती मशीन के चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं?
आलोक जी, आओ यश बेटा, मेरे पास बैठो। यश ने सभी बड़ों को नमस्ते किया, ऋतिक और अभय से हाथ मिलाया और गले मिला, फिर आलोक जी के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। आलोक जी, बेटा शिखा ने तो तुम्हें सब कुछ बता ही दिया होगा। यस, जी अंकल। आलोक जी, तो क्या विचार है तुम्हारे इस विषय में? यस, जैसा आप सब लोग कहें। आलोक जी, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी धूमधाम से हो, जिसे सारी दुनिया देखे। मैं शिखा की शादी में दिल खोल कर खर्चा करना चाहता हूँ। यस जी। आलोक जी, उज्जैन से आने के बाद तुम्हारी और शिखा की सगाई हम अपने घर से ही करेंगे। यस जी अंकल। काजल, अरे अब तो अंकल कहना बंद करो, जमाई बाबू होने वाले ससुर जी हैं वो तुम्हारे। अंजना जी निम्मी की तरफ देखकर, इसे क्या हुआ है जो चुपचाप बैठी है? निम्मी, जीजू सीबीआई ऑफिसर हैं, इसका मतलब ये थोड़े कि वो हर किसी से पूछताछ करेंगे। शिखा यश को देखते हुए, क्या हुआ? निम्मी, जीजू मेरे साथ लिफ्ट में नहीं आए, सीढ़ियों से आने को कहा। ऊपर से इन्होंने मुझसे पूरे खानदान की डिटेल ऐसे ले रहे थे जैसे ये कोई क्रिमिनल के घर रिश्ता जोड़ रहे हों। एक ही सवाल को बार बार पूछ रहे थे। शिखा यश को घूरते हुए, तो ये बात है? यस, नहीं ये बात नहीं है। सवाल दो दो बार नहीं पूछे, ये एक बार भी जवाब ही नहीं दे रही थी, इसलिए पूछना पड़ रहा था। निम्मी, सांस चढ़ गई थी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। यस, तो बताना था ना, ऊपर वापस नीचे चलकर लिफ्ट में आ जाते। छोटी सी बात पर रो रही हैं आप निम्मी जी। शिखा, वापस नीचे क्यों ले जाते तुम लिफ्ट के लिए? बीच में से भी तो लिफ्ट जा सकते थे ना तुम लोग। यस, अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। शिखा, मजाक उड़ा रहे हो ना तुम मेरा? यस, नहीं तो। शिखा, देखो हम दोनों बहनों को हल्के में लेने की कोशिश मत करना। यस, इसीलिए तो सीढ़ियों से लाया हूँ। यश की बात सुनकर सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। शिखा और निम्मी दोनों गुस्से से यश को घूर रही थी। अबे चलिए पापा, अब सभी लंच कर लेते हैं। शिखा, मैं अभी आई। शिखा उठकर बाहर चली गई और उसने फ़ोन निकालकर वंदना के पास कॉल किया। शिखा, हाँ वंदना, पता चला किसने यश को मारने की सुपारी दी थी उन गुंडों को? वंदना, मैम यश सर की फ़ोटो उन लोगों के पास से मिली है, पर पूछताछ करने पर वो लोग बता रहे हैं कि कोई आदमी आया था यश सर की ये तस्वीर लेकर, 10 लाख रुपए दे रहा था उन लोगों को, लेकिन उन्होंने सीबीआई ऑफिसर का नाम सुनकर मना कर दिया। उसी आदमी ने ये तस्वीर यहाँ छोड़ी है। शिखा, कौन था वो आदमी, कुछ पता चला? वरना, नहीं मैम, उसने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था। शिखा, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन मिले तो बताना। वरना, मैम। शिखा, हाँ। वरना वो आदमी उज्जैन के बारे में बात कर रहा था कुछ। शिखा, ठीक है, मैं देख लूँगी। शिखा खड़ी होकर सोचने लगी। शिखा, मतलब उस आदमी की ये भी मालूम है कि हम सब उज्जैन जा रहे हैं। कौन हो सकता है इसकी सुपारी देने वाला शख्स? सभी ने मिलकर हंसी मजाक करते हुए लंच किया। उसके बाद सभी वापस घर जाने लगे। शिखा यश से एक बार मिलना चाहती थी, पर यश बाकी लोगों के साथ था, बातें करने में व्यस्त था। थोड़ी देर बाद सभी जाने लगे तो शिखा ने यश को कॉल करने का इशारा किया और सभी चले गए। शाम को शिखा ने यश से बात की और यश को सावधान रहने को कहा। 2 दिन बाद सभी उज्जैन के लिए अपना अपना सामान पैक करके जयपुर रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। ऋतिक, पापा, अगर हम ट्रेन से ना जाकर प्लेन से उज्जैन जाएं तो कैसा रहेगा? विराज जी, बेटा, ट्रेन में सफ़र करने का जो मज़ा है वो प्लेन में नहीं है। एक समय था जब तुम सब छोटे थे तो मैं हर जगह ट्रेन से ही आया जाया करता था। सुषमा जी, जब हमारी शादी हुई थी तो पहली बार हम ट्रेन से ही वैष्णो देवी गए थे, वो भी सर्दी के दिनों में। बहुत याद आती है वो 25 साल पुरानी बातें। अंजना जी, तुम्हें याद है सुषमा, जब हम सब कुल्लू मनाली गए थे एक साथ घूमने और हमारे बीच ज़्यादा पानी पूरी खाने की शर्त भी लगी थी और मैं जीत गई थी। सुषमा जी, भाभी आप भूल गई, शर्त मैं जीती थी। अंजना जी, मैंने ज़्यादा खाए थे, तुम भूल गई हो सुषमा। सुषमा, आप भूल गई हैं भाभी। अभय ऋतिक से, इन्हें शांत कराओ, लोग हमें ही देख रहे हैं। ऋतिक, एक काम करते हैं मामी, एक बार फिर से पानी पूरी खाने चलते हैं, फिर देखते हैं कौन ज़्यादा खाता है। सुषमा जी और अंजना जी एक साथ, बिल्कुल नहीं। शिखा बार बार इधर उधर देख रही थी तो निम्मी उसके पास गई। निम्मी, क्या हुआ दीदी, किसे देख रही हो? जिसे देख रही हो आप, वो शख्स ट्रेन चलने के बाद आएगा। इतना कहकर निम्मी जोर से हंसते हुए रश्मि के पास चली गई। शिखा, बात तो ये सही कह रही है, ये यश हमेशा ही लेट आता है और मजाक मेरा बनता है।
ऋतिक सबके लिए कॉफ़ी लेकर आया। कॉफ़ी पीने के बाद सभी उज्जैन के लिए जाने वाली ट्रेन के प्लेटफार्म पर चल दिए। वहां पहुंचकर सबने अपने अपने सामान कुर्सी पर रखे और ट्रेन आने का इंतज़ार करने लगे। ट्रेन आने का अनाउंसमेंट भी हो गया था, पर यश का कुछ पता ही नहीं था अब तक। शिखा, ये बुड़बक लगता है, अब सीधे उज्जैन में ही मिलेगा। आलोक जी, शिखा बेटा, ये यश कहाँ रह गया? फ़ोन करो उसे, ट्रेन आने वाली है। शिखा, हाँ करती हूँ। शिखा ने यश को कॉल किया, लेकिन यश ने फ़ोन नहीं उठाया। शिखा यश को लेकर बहुत चिंतित थी, लेकिन फिर भी यश का इंतज़ार करने लगी, लेकिन यश नहीं आया। ट्रेन आ गई। ट्रेन आते ही अपना कोच देखकर सभी अपने सामान के साथ आकर बैठ गए। शिखा दरवाजे पर ही यश का इंतजार करने लगी। ट्रेन धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ने लगी थी। शिखा के दिल की धड़कन बढ़ने लगी थी। जब ट्रेन पूरी स्पीड से चलने लगी तो शिखा अंदर आकर बैठ गई। उसका उदास चेहरा देखकर सबको वजह पता चल गया था। ट्रेन लगभग आधा घंटा चलने के बाद जब एक छोटे से स्टेशन से होकर गुजर रहा था तो शिखा ने अपनी खिड़की की तरफ का पर्दा हटाया तो उसने देखा ट्रेन के बगल में एक जीप पूरी तेज़ी से चल रही है। उसमें लगभग 4 से 5 आदमी थे और उनकी जीप ट्रेन के साथ साथ चल रही थी। शिखा अपनी सीट से उठकर दरवाजे की तरफ गई और दरवाजे से झांक कर देखा तो यश आगे बाइक पर था। उसके पीछे बाइक चल रही थी। शिखा ने यश को दूसरी तरफ होने का इशारा किया और अपने कमर के पीछे से गन निकालकर सीधे उनकी जीप के अगले टायर पर गोली मारी। गोली लगते ही टायर फट गया और उनकी जीप नीचे ढलान में जा गिरी। इधर यश ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई और शिखा के दरवाजे तक आ गया। शिखा, यश, मैं चैन खींच रही हूँ, ये उल्टे सीधे काम मत करो प्लीज़। यश, तुम पीछे हट जाओ, मैं अंदर आ रहा हूँ। शिखा, ये तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। यश, तुम पीछे हट जाओ। शिखा, नहीं। यश ने न्यूटन के सारे नियमों की धज्जियाँ उड़ाकर डायरेक्ट चलती बाइक से चलती ट्रेन के दरवाजे में घुसने के लिए एक लंबा छलांग लगाया और सीधे शिखा को लेकर ट्रेन की फर्श पर जा गिरा। शिखा, एक नंबर की बेवकूफ़ हो तुम, और जल्दी से मेरे ऊपर से हटो, नहीं तो कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। यस, क्या कहेगा। शिखा, अब ये भी मैं बताऊं, शर्म है या नहीं। यस, नहीं। शिखा ने यश को धक्का देकर खुद के ऊपर से हटाया और बैठ गई। साथ ही यश को एक घूसा भी चढ़ दिया। शिखा, अब अंदर चलो और पूरी बात बताओ, मुझे ये सब लोग कौन थे और तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे थे। यश उठते हुए, पहले बताऊं या अंदर चलो। शिखा, पहले बताओ। यश, पता नहीं कौन थे, होटल से निकलते ही पीछे लग गए थे। वो तो यहाँ आना था इसलिए इनसे पीछा छूट रहा था, नहीं तो ये सब अभी कहीं और ही होते। शिखा, कहाँ। यश, अरे यार, जेल में। तुम तो 2 कदम आगे ही सोचती हो। शिखा, सोचूं ना तो क्या करूं, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। यश, शादी जो होने वाली है ऐसा तो कहोगी ही। शिखा, चलो अंदर अब। यश को शिखा के साथ अंदर आता देख सभी आश्चर्यचकित रह गए कि ये चलती ट्रेन में अंदर कैसे आ गया। निम्मी, जीजू, आप सुपरमैन हैं या क्या जो चलती ट्रेन में उड़कर आ गए हो। यस, वो मैं गलत कोच में घुस गया था, जब ट्रेन रुकी तो आ गया सही कोच में। काजल, लेकिन ट्रेन तो रुकी ही नहीं। यश ने शिखा की तरफ देखा जैसे कह रहा हो, अब आप ही इस नैया से पार लगाओ माते। शिखा, वो ट्रेन थोड़ी धीरे धीरे चल रही थी ना, तो उसी समय ये इस कोच में आए। काजल, लेकिन फिर भी स्पीड बहुत थी ट्रेन की। शिखा हंसते हुए यश की तरफ देखकर, ये तो कुछ स्पीड नहीं है, ये तो इससे दुगनी स्पीड में चल रही थी। ट्रेन के अंदर बाइक लेकर घुस जाते हैं। सभी एक साथ हैरान होते हुए, क्या सच में। शिखा, अरे ये तो इनके बाएं हाथ का काम है, जेम्स बॉन्ड और टॉम क्रूज के बहुत बड़े फ़ैन हैं ये जनाब। निम्मी, अरे वाह जीजू, मुझे भी 2-4 स्टंट सिखाओ ना। शिखा, इनका टैलेंट देखकर 4 लोगों ने इन्हें अपना गुरु बनाया कुछ सीखने के लिए, पर चारों कहाँ हैं ये आज तक कोई नहीं जानता। निम्मी, रहने दो, मुझे नहीं सीखना कुछ। यस, हो गया तुम्हारा, अब मैं कुछ बोलूँ। शिखा, तो मैंने क्या तुम्हें रोक रखा है, बोलो। यस, जैसे ही ट्रेन की स्पीड कम हुई मैं ट्रेन से नीचे उतर गया। मैं इस कोच से 2 कोच आगे चला गया था। जैसे ही नीचे उतरा मैं भागने लगा। ट्रेन की स्पीड ज़्यादा थी, इसलिए ट्रेन जैसे ही 2 कोच मुझसे पीछे आगे निकला मैं ट्रेन में चढ़ गया और आ गया। अंजना जी, चलती ट्रेन में चढ़ना सही नहीं है, कुछ अनहोनी भी हो सकती थी, आगे से कभी ऐसी गलती मत करना। यस, खुद से ऐसी गलती तो मैं रोज़ करता हूँ। अंजना जी, क्या कहा बेटा तुमने। यस, कुछ नहीं आंटी, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा, आपकी कसम। तभी शिखा ने यश की तरफ देखा तो यश फौरन खांसने लगा। अंजना जी, ये लो बेटा, पानी पियो, थक गए होगे। आलोक जी, पर बेटा इतनी जल्दी क्या थी, आराम से आ जाते अगले स्टेशन पर, अभी तो बहुत लंबा सफ़र तय करना है।
यस, सॉरी अंकल, अब नहीं होगा ऐसा। आलोक जी, कोई बात नहीं बेटा, जवानी में ऐसी गलतियां हो जाया करती थी। एक बार तो मैं नदी में कूदकर कमल का फूल लाया था तुम्हारी आंटी के लिए। अंजना जी, आप भी कब की बात लेकर बैठ गए बच्चों के सामने। बिराजी, अरे साले साहब, वो तो बताइए, जब आप रात में भाभी जी के लिए आइसक्रीम लेने गए थे और कुत्तों ने आपको दौड़ा दौड़ा कर काटा था, इंजेक्शन लगवाने के समय भी चिल्ला रहे थे आप। सभी एक साथ आलोक जी की तरफ देखकर हंसने लगे। आलोक जी, अरे वो गली का सबसे बदमाश कुत्ता था, हर आने जाने वालों को काटता था। रश्मि, लेकिन मामा जी 14 इंजेक्शन आपने लगवाए कैसे? मुझे तो एक इंजेक्शन देखते ही चक्कर आने लगते हैं। आलोक जी, लगवाना जरूरी था बेटा, इसलिए लगवा लिया, साथ में तुम्हारी मामी जो थी। सभी एक बार फिर से हंसने लगे। शिखा भी आज अपने पापा के खुश मिजाज मूड को देखकर खुश थी। सभी हंसी मजाक करते हुए सफ़र का आनंद ले रहे थे। रात होने पर सबने खाना खाया और अपनी अपनी सीट पर लेट गए। सबके सोते ही यश शिखा के पास उठकर आ गया। यश, हाँ तो जान, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही थी मुझसे? शिखा, उतने सारे लोग बैठे हुए थे, उनके बीच में तुमसे पर्सनली बात करती तो शर्म करो कुछ। यस, तुम तो ऐसे कह रही हो बार बार जैसे मैं बेशर्मों की तरह घूमता हूँ हर जगह। शिखा, मुझे क्या पता। यस, ठीक है फिर। शिखा, क्या ठीक है? यस, अपनी तरफ का लाइट बंद करते हुए थोड़ा बेशर्म और बन जाते हैं। शिखा, क्या कर रहे हो? सब यही हैं। यस शिखा के करीब आ गया और उसके दोनों हाथों को पकड़कर बिल्कुल उससे चिपक के बैठ गया। शिखा, दूर हो जाओ मुझसे, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? यस, क्या कहेगा? सिर्फ बेशर्म। शिखा, ज़्यादा होशियारी मत दिखाओ। यस, वो देखो क्या हो रहा है। शिखा ने जैसे उस तरफ देखा, यस ने उसके गालों पर किस कर लिया। शिखा इधर उधर देखने लगी और यस आराम से सिर सीट से लगाकर बैठ गया। शिखा, उठो, जल्दी उठो यहाँ से। यस, क्या किया मैंने जो उठा रही हो तुम मुझे? शिखा, अब ये भी मैं तुम्हें बताऊं क्या किया तुमने? यस, हाँ। शिखा, चुपचाप उठो और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। यस, देखो मम्मी क्या कह रही है तुम्हारी। शिखा ने उस तरफ देखा, इतने में यस ने दूसरे गाल पर किस कर लिया और उठकर चला गया। शिखा, सच में ही पागल हो तुम। तभी बगल में बैठी काजल उससे बोली, काजल, पागल नहीं प्रेमी भी है। शिखा, भाभी आप। काजल, हाँ मैं क्या बात है कुड़िए, चुपके चुपके प्यार हो रहा है, वो कौन सा गाना है याद? हाँ याद आ गया, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। शिखा काजल के पास आकर, प्लीज़ भाभी किसी से मत कहिएगा, आपको भैया की कसम। काजल, ठीक है नहीं कहूँगी, लेकिन तुम्हारे ये आशिक मिजाज पतिदेव गए कहाँ? शिखा, होंगे इधर ही कहीं। शिखा और काजल देर रात आपस में बात करती रहीं। जब दोनों को नींद आने लगी तो अपनी अपनी सीट पर जाकर सो गईं। रात के 1 बजे के करीब शिखा वॉशरूम के लिए उठी। कोच में मौजूद सभी लोग सोए हुए थे। हल्की रोशनी वाली लाइट चल रही थी। ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में चल रही थी। अभी कुछ देर पहले एक स्टेशन पर रुकी थी। शिखा वॉशरूम होकर जब वापस आ रही थी तो उसे सीट के नीचे कोई छिपा हुआ दिखा। शिखा नीचे झुकी तो देखा एक 22-23 साल की लड़की नीचे छुपी हुई थी। शिखा, कौन हो तुम और इस तरह नीचे क्यों छुपी हुई हो? बाहर निकलो। लड़की रोती हुई, प्लीज़ मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे छोड़ दो। शिखा, किसी से खतरा है तुम्हें? लड़की, प्लीज़ मुझे यहीं पर रहने दो, आप ये ले लो। लड़की ने अपने गले में पहना हुआ सोने का चैन शिखा की तरफ खिसकाया। शिखा, इसे तुम अपने पास रखो और चुपचाप जल्दी बाहर आओ। लड़की, प्लीज़ मुझे यहीं रहने दो। शिखा, देखो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं पुलिस में हूँ, DCP शिखा शर्मा नाम है मेरा। लड़की ने शिखा का नाम सुना था, 1-2 बार पेपर में फ़ोटो भी देखा था, इसलिए वो फ़ौरन सीट के नीचे से बाहर आ गई। शिखा उसे अपनी सीट पर लाई, उसे पीने के लिए पानी दिया और साथ ही खाने के लिए कुछ स्नैक्स दिए। शिखा, नाम है क्या है तुम्हारा? लड़की, मेरा नाम काव्या है और मैं उज्जैन के राजा राणा महावीर सिंह की इकलौती बेटी हूँ। शिखा, तो तुम महावीर सिंह की बेटी हो? अच्छा, तो काव्या ये बताओ किन लोगों से तुम्हें खतरा है? काव्या, मुझे नहीं मालूम वो लोग कौन थे, वो सभी हमारे ही कोच में बैठे हुए थे। रात के जब 12 बजे तो उन लोगों ने सभी पर बंदूकें तान दी। उन लोगों ने मेरे साथ आए सभी गार्ड्स को मार दिया, साथ में मेरे जितने दोस्त आए थे सबको बंधक बना लिया। जब स्टेशन आया तो मैं नीचे उतर गई और इस कोच में आ गई, लेकिन मेरे सभी दोस्त अभी तक उन्हीं लोगों के कब्जे में हैं। शिखा, कौन सी ट्रेन में हैं तुम्हारे सभी दोस्त? काव्या, गरीब रथ 554। शिखा, ठीक है मैं देखती हूँ। शिखा ने रेलवे पुलिस के हेड ऑफिस से फ़ोन किया और उन्हें पूरी बात बताई। शिखा, तुम चिंता मत करो, जल्दी ही वो लोग पकड़े जाएंगे, तुम्हारे सभी दोस्त भी सही सलामत वापस आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद शिखा के पास RPF हेडक्वार्टर से फ़ोन आया तो उसने उनसे बात की।
शिखा, तुम्हारे सभी दोस्तों को रेलवे पुलिस ने सुरक्षित बचा लिया है। सभी इस वक्त रेलवे पुलिस के साथ हैं, लेकिन जिन लोगों ने ट्रेन में हमला किया था उनका पता नहीं चला है अभी तक। शिखा, तुम सब कहाँ जा रहे थे? काव्या, मैं लखनऊ में अपने मामा मामी के यहाँ रहकर पढ़ाई करती हूँ, तो हम सभी दोस्त जयपुर घूमने के लिए आए थे, और जब हम सब जयपुर से वापस लखनऊ जा रहे थे तब ये घटना घटी है हमारे साथ। शिखा, हम सभी उज्जैन जा रहे हैं। इत्तेफाक से तुम अपने होम टाउन जाने वाली ट्रेन में बैठी हो। हम सब तुम्हारे माता पिता को अच्छे से जानते हैं। तुम्हें सुरक्षित हम लोग तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। काव्या, क्या सच में? शिखा, जी हाँ। अब तुम सो जाओ, सुबह तक हम सभी उज्जैन पहुंच जाएंगे। शिखा ने उसे अपनी सीट पर सुला दिया और खुद यश की सीट पर आकर लेट गई। 3 बजे के करीब उसकी आंख खुली तो यश अभी तक नहीं आया था। शिखा उठकर यश को देखने के लिए पूरे कोच में घूमने लगी। तब तक ट्रेन एक स्टेशन पर पहुंच गई थी। शिखा स्टेशन पर उतरी और इधर उधर देखने लगी। शिखा, अब चलती ट्रेन में इसे कौन सा काम मिल गया जो ये अभी तक गायब है? शिखा काव्या के चक्कर में ये भूल गई थी कि वो यश को फ़ोन भी कर सकती है, लेकिन उसे ये ध्यान नहीं आया। ट्रेन ने हॉर्न दिया और धीरे धीरे चलने लगी। शिखा भी ट्रेन में चढ़ गई और आकर अपनी सीट पर बैठ गई। अभी तक यश नहीं आया था। शिखा सीट पर आराम से लेट गई और आंखों को बंद कर लिया। उसी समय उस कोच में लगातार 7 से 8 गोलियां चलने की आवाज़ आई। सभी लोगों का दिल दहल गया। एक एक कर सबने अपने अपने पास की लाइट जलाई तो सामने 10 से 15 हथियार बंद गुंडों को खड़ा पाया। सभी की आंखों में एक अलग ही तरह की क्रूरता नजर आ रही थी, जैसे कि अभी वो लोग किसी का कत्ल करके आ रहे हों। कोच में मौजूद सभी लोगों ने अपने बच्चों को कसकर पकड़ लिया। कुछ लोग तो लुटेरे लुटेरे कहकर चिल्लाने लगे। आलोक जी, विराज जी समेत सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठकर उन लोगों को देखने लगे जो इस वक्त बिजली की फुर्ती की तरह अंदर आए थे। शिखा ने और काव्या ने अपने पास की लाइट नहीं जलाई थी। वो सभी लोग कोच के अंदर चारों तरफ फैल गए। हमें एक लड़की की तलाश है जिसकी उम्र 22 साल के करीब है। उस लड़की का नाम काव्या है। जो कोई भी उस लड़की के बारे में जानता है चुपचाप हमें बता दो, और अगर किसी ने उसकी मदद की है तो उस लड़की के साथ साथ वो आदमी भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। उन्हीं में से हथियार लिए एक आदमी ने चिल्लाते हुए लहजे में कहा, पर ट्रेन कोच में मौजूद किसी आदमी ने कुछ नहीं बोला। मानिया, सबको देख, वो लड़की कहाँ छुप कर बैठी हुई है। वो आदमी सभी लोगों के पास जाकर सीट के नीचे देखने लगा। शिखा के सीट के पास पहुंचा तो शिखा ने आंखें बंद कर ली, लेकिन वहां पर काव्या नहीं मिली। शिखा हैरानी से इधर उधर देखने लगी। तभी सीट की दूसरी ओर से एक आदमी ने काव्या के बालों से पकड़ते हुए लेकर आया। किसने इसे यहाँ पर छिपा कर रखा है? कौन है वो जिसने सबको ऑर्डर दिया था? वो आदमी गरजते हुए बोला। सभी आदमी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे तो फिर वो आदमी चिल्लाया। शिखा ने चारों तरफ देखा और अपने कमर के पीछे से बंदूक निकाला। उसके बंदूक निकालते ही सभी बदमाशों ने उस पर गन तान दी। शिखा के परिवार के सभी लोग डर गए। अंजना जी और आलोक जी भी डर के कांपने लगे। आलोक जी हाथ जोड़ते हुए, इसने कुछ नहीं किया, इसे छोड़ दो प्लीज़। लेकिन इस लड़की की आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। ये जरूर लेडी पुलिस होगी। जान से इसे मारो, हमारे लिए खतरा बन सकती है। उसने गोली चलाई। गोली से बचते हुए शिखा दूसरी तरफ को हुई और सीट के नीचे गिर गई। अंजना जी के साथ वहां मौजूद सभी लोगों की चीखें निकल गईं। आलोक जी भागकर शिखा की तरफ बढ़े। ओ चाचा, अपनी जगह पर चुपचाप खड़े हो जाओ, नहीं तो हमका एक और बुलेट वेस्ट करनी पड़ेगी। आलोक जी आंखों में आंसू लिए खड़े हो गए। गोली चलाने वाले शख्स ने चैन खिंचवाया और ट्रेन रुकते ही काव्या को नीचे लेकर उतर गया। उनके जाते ही शिखा खड़ी हो गई। उसके कंधे पर गोली लगी हुई थी। उसने अपने बैग से दूसरी गन निकाली और नीचे जाने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि जिसने गोली चलाया था वो शख्स फिर से ट्रेन में अपने आदमियों के साथ आ गया। शिखा ने उसे देखकर उस पर गन तान दिया। तभी ट्रेन के दूसरे दरवाजे से उसके और आदमी भी आ गए और शिखा के ऊपर पीछे से गन तान दिया। सच में ये लड़की बहुत ही बहादुर है, या ये कहो कि बेवकूफ़ है, जो हम जैसे गुंडों के हत्थे चढ़ गई। अब तो इसे मारना ही पड़ेगा। वो एक खूंखार जानवर की तरह खड़ा होकर चिल्लाया। उसकी आवाज़ पूरे कोच में गूंज रही थी। अंजना जी, ये हर बार शिखा ही क्यों मुसीबत में पड़ जाती है? क्या होगा अब हमारा? निम्मी के साथ सभी लोगों के आंखों में आंसू निकलने लगे। रश्मि को तो शिखा पर गुस्सा भी आ रहा था कि उसने बेवजह ही उस लड़की को यहाँ छिपाकर खतरा मोल लिया है। अंजना जी, कुछ करके मेरी बेटी को बचा लीजिए प्लीज़। आलोक जी खामोशी से सामने देखते रहे, क्योंकि वो जो देख रहे थे कोई और नहीं देख पा रहा था। क्या आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं? तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।